हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञानाश्रय में। दोस्तों, आज हम इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर चर्चा करेंगे, जिसका एक पार्ट पहले आ चुका है। अगर आप लोगों ने उसे नहीं देखा है तो कृपया मेरे चैनल पे जाके इसी वीडियो की क्रम के पहले पार्ट को ज़रूर देखें। एक छोटा सा रिव्यू हम फर्स्ट पार्ट का भी लेंगे, क्योंकि हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड टर्म जैसे कि करंट, वोल्टेज और पावर, उस पार्ट में हमने विस्तार से समझे हैं। हम लगभग हर चीज़ को समझे हैं। इन सब के आधार पर जो मूलभूत राशि है, जिसे कि हम चार्ज कहते हैं, इस चार्ज के बारे में हमने बहुत अच्छे तरीके से समझा। कैसे एक एटम का स्ट्रक्चर होता है, कैसे सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, कैसे उनके क्या-क्या उनमें चार्जेस होते हैं और कितने चार्जेस होते हैं। चार्ज की जो यूनिट होती है कूलाम होती है, कितना क्वांटिटी 1 -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलाम का चार्ज इलेक्ट्रॉन में होता है, और ठीक इतना ही पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन में होता है। इस प्रकार से हमने इलेक्ट्रिक करंट को जाना था कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है और कैसे इलेक्ट्रिक करंट बिहेव करता है। इलेक्ट्रिक करंट, हम चार्ज पे इलेक्ट्रिक करंट कैसे डिपेंड करता है, कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ, I इक्वल्स टू Q अपॉन T, बहुत इंपॉर्टेंट ये है, इसको हमेशा ध्यान में रखें। इसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ, इन तीनों के बारे में भी हमने देखा था कि ये क्या-क्या होते हैं, कि पोटेंशियल किसे कहते हैं और पोटेंशियल डिफरेंस किसे कहते हैं और ईएमएफ किसे कहते हैं, और इन तीनों को वोल्टेज के रूप में किस प्रकार से कहा जाता है, ये हम सब पिछली वीडियो में जान चुके हैं। वोल्टेज और करंट के बीच में कैसे रिलेशन होता है, क्या वोल्टेज और करंट क्या-क्या चीज़ें हैं, इनके आपस में कैसे संबंध हैं, कैसे वोल्टेज बढ़ाने पे करंट बढ़ती है, वोल्टेज घटाने पे करंट घटती है, या किसी पे भी वोल्टेज होने पे, वोल्टेज का मतलब हमारा था कि इलेक्ट्रिकल जो पोटेंशियल डिफरेंस है, तो पोटेंशियल डिफरेंस जब किन्हीं दो पॉइंटों पे होता है तो चार्ज का फ्लो होना शुरू हो जाता है, और चार्ज के फ्लो होने को ही हम करंट कहते हैं। तो इस प्रकार पोटेंशियल के कारण, यानी कि वोल्टेज के कारण ही करंट होती है, ये हमने जाना था। अब हम इसके सेकंड पार्ट पे ओम्स लॉ से ज़रूर शुरू करेंगे, और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का जो पहला नियम है वो ओम्स लॉ ही है। ओम्स लॉ एक मैथमेटिशियन जॉर्ज साइमन ओम के नाम पे ये रिलेशन है, और उन्होंने ही इस रिलेशन को प्रतिपादित किया था। उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए। एक्सपेरिमेंट्स के आधार पर उन्होंने ये पाया कि वोल्टेज और करंट के बीच एक रिलेशन है। वोल्टेज, जैसे ही हम किन्हीं दो पॉइंटों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ा देते हैं, तो हम पाते हैं कि करंट की वैल्यू भी बढ़ चुकी है, और अगर हम उस पोटेंशियल डिफरेंस को कम कर दें, तो हम देखते हैं कि करंट की मात्रा भी उसी अनुपात में कम हो जाती है। तो जब हमने इन चीज़ों को देखा, तो ये एक कॉमन चीज़ है कि वोल्टेज और करंट, V और I, इनके बीच कैसा रिलेशन है? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी कि अगर एक बढ़ता है तो दूसरा भी बढ़ता है। मैथ्स में हमने देखा कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसे कहते हैं? जब एक के बढ़ने पे दूसरी चीज़ घट जाती है, तो उसे हम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कहते हैं। यानी कि वो चीज़ एक दूसरे के विपरीत कार्य कर रही है। अगर हम किसी एक चीज़ को बढ़ा दें, तो दूसरी चीज़ कम हो जा रही है। लेकिन जब एक क्वांटिटी के बढ़ने पे दूसरी क्वांटिटी भी उसके साथ-साथ बढ़ती है, तो उसे हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहते हैं। तो ओम्स, जो जॉर्ज साइमन ओम थे, उन्होंने भी जब एक्सपेरिमेंट किए, यानी कि एक्सपेरिमेंट क्या किया कि एक कोई भी बैटरी लगा दी, ये बैटरी का सिंबल है, ये एक एक बड़ा डंडा यानी कि प्लस, और एक छोटा यानी कि ये माइनस। तो एक प्लस और एक माइनस, ये एक सेल कहलाता है। ऐसे जब बहुत सारे सेल इकट्ठे कर दिए जाते हैं, उन्हें बैटरी कहते हैं। तो एक बैटरी, और इस पे उन्होंने एक स्विच लगाया, और इस पे उन्होंने एक कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट या एक एमीटर, करंट को नापने के लिए एक एमीटर का इस्तेमाल किया, और यहाँ पर कोई भी एक बल्ब लगा देते हैं, और ये सर्किट क्लोज हो गया। जैसे ही हम इस स्विच को ऑन करेंगे, इस स्विच को हम जैसे ही नीचे की तरफ दबाएंगे, तो ये बल्ब जलेगा, यानी कि इस सर्किट से करंट फ्लो होगा। उस करंट को ये नाप लेंगे। अब इसके बाद दूसरे केस में, यहाँ पे इसको हम ऐसे तीर के निशान से काट देते हैं, तो इससे ये लगता है कि वेरिएबल है, यानी कि हम इस वोल्टेज को घटा बढ़ा सकते हैं। हम और सेल, एक सेल और जोड़ देंगे तो वोल्टेज बढ़ जाएगा, 2 सेल और जोड़ देंगे, 2 और बढ़ जाएगा।
कुछ कम कर देंगे, कम हो जाएगा। तो सेलों की मात्रा को घटाने बढ़ाने से वोल्टेज भी घटाया बढ़ाया जा सकता है। तो यहाँ पर इस वोल्टेज को इन्होंने भी घटाया बढ़ाया और इसके आधार पर इन्होंने करंट को नापा। तो इन्होंने पाया कि जैसे ही हम वोल्टेज को घटाते हैं तो करंट भी घटता है और वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो करंट भी बढ़ता है। तो इसको हम मैथमेटिकल रूप में इसे कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी करंट। अब वोल्टेज करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, लेकिन ये जो प्रोपोर्शनलिटी है ये किसी न किसी चीज पे डिपेंड करेगी। यानी कि इस प्रोपोर्शनलिटी सिंबल को अगर हम हटाना चाहें, हमारे मैथमेटिकल इक्वेशन में आमतौर पर आप लोगों ने देखा होगा क्या, इज इक्वल टू का साइन रहता है, इज इक्वल टू। तो अगर हम इस सिंबल को हटाना चाहते हैं, हम लिखें कि वोल्ट इज इक्वल टू, अब यहां पे हमें एक कांस्टेंट देना पड़ेगा। एक कांस्टेंट है, कोई भी हम कांस्टेंट मान लेते हैं, के एक कांस्टेंट है। अब ये जो कांस्टेंट है इस पे उन्होंने देखा कि आखिर ऐसा कौन सा चीज है, ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है या ऐसा कौन सा इस जो हमारा कंडक्टर है, ये जो हमने बल्ब लगाया है या ये जो भी लीडें लगाई हैं, इसमें ऐसा क्या चीज है कि इस बल्ब को जैसे ही बदलते हैं तो भी करंट दूसरा हो जाता है। अगर मैंने यहाँ पे 100 वाट की जगह 200 वाट का बल्ब लगा दिया तो जाहिर सी बात है वो करंट ज्यादा लेगा। अगर मैंने यहाँ पे 50 वाट का बल्ब लगा दिया तो करंट कम लेगा। तो यानी कि इस बल्ब के बदलने से करंट भी बदल जाता है, जबकि हम वोल्टेज को उतना ही रखते हैं। तो इस बल्ब में ऐसा क्या गुण है, इस बल्ब में ऐसा क्या गुण है जो करंट को अफेक्ट कर रहा है वोल्टेज के उतना होते हुए भी। तो इन्होंने देखा कि ये गुण और कुछ नहीं, इस के को हम कहेंगे रेजिस्टेंस, ये है आर। तो इससे निकल के आया इक्वेशन जिसे कि आमतौर पर ओम्स लॉ के नाम से जाना जाता है, V इज इक्वल्स टू आई आर। ये कांस्टेंट क्या है, आर। अब हम इस ध्यान को, अब हमारे पास एक नया टर्म आ गया रेजिस्टेंस। अब हम रेजिस्टेंस पे बिल्कुल इसको बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे कि रेजिस्टेंस होता क्या है, ये क्या चीज है। रेजिस्टेंस हमने पहले भी देखा कि रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध, किसी चीज का विरोध करना। रेजिस्टेंस क्या है कि जैसे एक पानी का फ्लो हो रहा है, हमने पानी के फ्लो से सब चीजें समझी हैं। तो एक पाइप के अंदर पानी का फ्लो हो रहा है, तो अगर हम पाइप के जो आउटलेट है, जो उसका छेद है, उसे अगर हम छोटा कर दें, अगर पाइप के डाया को और छोटा कर दें तो पानी क्या होगा, और कम निकलेगा, रुक के निकलेगा। तो उसके लिए क्या मिल गया, वो रेजिस्टेंस लग गया, प्रतिरोध लग गया। पानी के जाने की रास्ता में जो बाधा है उस बाधा को हम प्रतिरोध से समझ सकते हैं। तो इसी प्रकार करंट के फ्लो में जो बाधा है उसे हम प्रतिरोध, रेजिस्टेंस से समझेंगे। तो दोस्तों अब हम देखेंगे कि आखिर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी ये दो चीजें क्या होती हैं। तो रेजिस्टेंस क्या है कि जैसा मैंने बोला कि मैग्नीट्यूड ऑफ ऑपोजिशन, किस चीज का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड यानी कि मात्रा, मात्रा किस चीज की मात्रा, ऑपोजिशन की, विरोध की। जो ऑपोजिशन मिला किसे, किसका विरोध हुआ, फ्लो ऑफ करंट, करंट के फ्लो होने पे जो भी विरोध हुआ, जो भी करंट फ्लो ऑफ करंट पे जो भी ऑपोजिशन हुआ उसे ही हम रेजिस्टेंस कहेंगे। उसे ही हम उस चीज का जिसके अक्रॉस हमने पोटेंशियल डिफरेंस लगाया है और जिससे हम डिजायर्ड करंट प्राप्त करना चाहते हैं, जिसके अंदर हम करंट को फ्लो कराना चाहते हैं, वो उसके अंदर जो भी ऑपोजिशन, उस फ्लो ऑफ, उस करंट को फ्लो होने के लिए जो भी उसको विरोध लगेगा उसे हम रेजिस्टेंस कहेंगे। अब इसको रेजिस्टेंस को हम कैसे लिख सकते हैं, जैसे हमने, जैसे ओम्स के नियम पे हमने देखा कि V इज इक्वल्स टू आई आर, V इज इक्वल्स टू आई आर। तो मैथमेटिकल जो इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो उससे अगर हम I यहाँ मल्टीप्लाई में है तो इसको यहाँ डिवाइड में ला सकते हैं और हम ऐसे लिख सकते हैं कि R इज इक्वल्स टू V अपॉन आई। हम ऐसे लिख सकते हैं R इज इक्वल्स टू V अपॉन आई, यानी कि वोल्टेज और करंट के बीच जो रेशियो है उसे भी हम रेजिस्टेंस कह सकते हैं। वोल्टेज किसी कंडक्टर में, किसी भी वायर में या किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, चाहे कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हो, वो लाइट हो, पंखा हो, कूलर हो, प्रेस हो, फ्रिज हो, कुछ भी हो, उसमें हमने कितना वोल्टेज उसके अक्रॉस लगाया है और उससे कितना करंट फ्लो हो रहा है, इन दोनों का जो रेशियो है वो उस इक्विपमेंट का रेजिस्टेंस है। तो रेजिस्टेंस के बारे में हम और भी बहुत विस्तार से समझेंगे कि आखिर होता क्या है। लेकिन अब यहाँ पे आप देखेंगे कि हर प्रकार का, जैसे घरों में हम तार लगाते हैं तो आपने कॉमन बात सुनी होगी कि यार ये तो, इसमें तो लोड ज्यादा है, इसके लिए मोटा तार लगाना पड़ेगा। ये कॉमन सी बातें होती हैं कि अगर हीटर लगाना है तो उसके लिए मोटा तार लगाना है और अगर लाइट जलानी है तो पतले तार से भी जल जाएगी।
तो आखिर ऐसा क्या है कि लाइट पतले तार से जल जाएगी और हीटर के लिए मोटा तार लगाना पड़ेगा? तो ये भी सारा खेल रेजिस्टेंस का है। यहाँ भी पतला और मोटा तार के बारे में जो हम बात कर रहे हैं, ये भी रेजिस्टेंस के बारे में ही हम बात कर रहे हैं कि पतले तार का रेजिस्टेंस कम होगा, सॉरी ज्यादा होगा, और मोटे तार का रेजिस्टेंस कम होगा। तो अगर हमें किसी भी चीज में अगर करंट बढ़िया फ्लो कराना है तो हमें क्या करना है? रेजिस्टेंस को कम करना है। तो अगर हीटर है उसमें हमें जाहिर सी बात है ज्यादा करंट फ्लो होना कराना है, तो हम उसमें क्या करेंगे? रेजिस्टेंस को कम करेंगे। तो रेजिस्टेंस कम कैसे करेंगे? तार को मोटा करके। तार के जितना बड़ा पाइप होगा, अभी मैंने पानी के एनालॉजी में आपको बताया था कि पाइप का जो छेद होगा वो जितना बड़ा होगा, वो उसका रेजिस्टेंस, उसमें पानी के जाने में जो ऑपोजिशन लगेगा, पानी के फ्लो होने में जो विरोध होगा, वो उतना कम लगेगा। तो इसीलिए आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि तार जितना ज्यादा मोटा होगा, रेजिस्टेंस उतना कम होगा। तो ये जो मटेरियल है, एक तो हमने इसके तार की मोटाई पे भी बात हम कर रहे हैं, लेकिन एक और चीज है, वो है कि आखिर वो तार बना किसका है? आमतौर पर घरों में आपने देखा होगा कि कॉपर या एल्युमिनियम के हम तार यूज करते हैं, लोहे का तार यूज नहीं करते हैं, या अन्य किसी चीज का हम तार यूज नहीं करते हैं। प्लास्टिक में करंट फ्लो नहीं होता है, लकड़ी में करंट फ्लो नहीं होता है। आखिर ये क्या है कि किसी में होता है और किसी में नहीं होता है? तो यहाँ पे भी फील्ड में अब उस मटेरियल की प्रॉपर्टी आती है, यानी कि जो मटेरियल हम यूज कर रहे हैं, उस मटेरियल की क्या प्रॉपर्टी है। अगर कॉपर है तो उसमें होगा, लेकिन अगर प्लास्टिक है तो उसमें नहीं होगा। ये यानी कि उस मटेरियल की एक प्रॉपर्टी है। जिस मटेरियल के बारे में हम बात कर रहे हैं, उस मटेरियल में वो प्रॉपर्टी कहां से आई? उस मटेरियल में वो प्रॉपर्टी आई, उसके न्यूक्लियस के चारों ओर जो घूमने वाले इलेक्ट्रॉन हैं, वो इलेक्ट्रॉन कितने फ्री हैं। अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा फ्री हैं, घुमक्कड़ हैं, तो वो चल देंगे अपना, जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस मिला, और वो फ्री तो है ही है, वो न्यूक्लियस से बहुत ज्यादा टाई अप, बहुत नजदीक तो है नहीं न्यूक्लियस के, और इधर उधर जाने के लिए फ्री है, तो वो अपना जैसे ही थोड़ा सा पोटेंशियल डिफरेंस मिला और वो इलेक्ट्रॉन चल देंगे। तो इलेक्ट्रॉन जैसे ही फ्लो होगा, करंट फ्लो हो जाएगा, यानी कि उसमें क्या है? रेजिस्टेंस कम है। लेकिन कुछ मटेरियल ऐसे हैं कि जिनमें इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बंधा हुआ है और वो जाने के लिए फ्री नहीं है। तो अब उसमें फ्री नहीं है जाने के लिए, तो हम पोटेंशियल डिफरेंस लगाएंगे तो भी वो रुके रहेगा, वहीं पे चलेगा नहीं, वो बंधा रहेगा। तो ऐसे मटेरियल को हम कहेंगे कि यार इसकी जो है, इसमें करंट ज्यादा अच्छा फ्लो नहीं हो रहा है, तो इसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा है। जिसकी रेजिस्टिविटी कम है, वो उसको हम अच्छा कंडक्टर मानेंगे। तो रेजिस्टिविटी एक प्रॉपर्टी आ गई। तो इसके बारे में भी हम जरूर देखेंगे कि प्रॉपर्टी ऑफ एनी मटेरियल, किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टी, ये क्या है? मटेरियल की डिपेंड करेगी कि मटेरियल कौन सा है, कि वो मटेरियल करंट को कितना अपोज कर रहा है, उसे हम उसकी रेजिस्टिविटी कहेंगे। रेजिस्टेंस किसका होगा? रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में क्या फर्क है? रेजिस्टिविटी जो है, ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है, और रेजिस्टेंस ओवरऑल है, उसका डायमेंशन कितना लंबा है, कितना चौड़ा है, कितना मोटा है, इन सब को ध्यान में रखते हुए हम रेजिस्टेंस की बात करेंगे। और रेजिस्टिविटी की बात हम केवल मटेरियल की क्वालिटी पे, जो क्या मटेरियल, कॉपर है तो उसका कुछ, एल्यूमिनियम है तो उसका कुछ, सिल्वर है तो उसका कुछ, और अगर अन्य है, लोहा है, निकल है, कैडमियम है, तो उसके मटेरियल के हिसाब से हम उसकी रेजिस्टिविटी तय करेंगे, और रेजिस्टेंस हम उसके डायमेंशन पे। रेजिस्टेंस का जो यूनिट है वो है ओम है, क्योंकि ओम के लॉ के से ही ये डिराइव किया है हमने, तो उन्हीं के नाम पर हमने इसका जो यूनिट है उसे हम ओम रख दिया है। और ओम का जो सिंबल है, इस ओम के लिए एक हमने सिंबल डेजिग्नेट किया है कि इसे हम ओमेगा, लैटिन जो हमारे एबीसीडी है, अल्फा बीटा, उसमें ओमेगा जो है, जो इसका लास्ट अल्फाबेट है, उसको हमने ओम के लिए डेजिग्नेट कर दिया है कि रेजिस्टेंस के लिए हम ओम का इस्तेमाल करेंगे। सिंबल के लिए हम रेजिस्टेंस के लिए आर या कैपिटल आर या स्मॉल आर का इस्तेमाल, जहाँ पे छोटा रेजिस्टेंस दिखाना है वहाँ पे स्मॉल आर, जहाँ पे थोड़ा ज्यादा ठीक ठाक रेजिस्टेंस दिखाना है वहाँ के लिए हम कैपिटल आर का इस्तेमाल करते हैं। और ये एक उसी जो मैंने अभी बताया कि लैटिन जो अल्फाबेट है, अल्फा बीटा गामा, उसी में एक और अल्फाबेट आता है जिसे हम रो कहते हैं। तो इस रो को हम रेजिस्टिविटी के लिए इस्तेमाल करते हैं, जहां भी हमको रेजिस्टिविटी दिखाना हो तो उसके लिए हम ऐसे लिखा जाता है रो, इसके लिए हम रो का इस्तेमाल करते हैं, थोड़ा थोड़ा पी की तरह होता है। अब रेजिस्टेंस कैसे डिपेंड करता है, मैंने आपको बता दिया। रेजिस्टेंस अब क्या है? रेजिस्टेंस एक तो इस मटेरियल पे डिपेंड करेगा कि मटेरियल की रेजिस्टिविटी क्या है, और इसके अलावा वह जिस मटेरियल, जिस चीज को हम जिस चीज पे हम पोटेंशियल डिफरेंस लगाना चाह रहे हैं, उसकी लंबाई कितनी है, और
उसकी क्रॉस सेक्शन एरिया, यानी कि उसकी जो ये जैसे मान लो ये पाइप है, तो ये पाइप का जो छेद है ये कितना बड़ा है, इसको हम क्रॉस सेक्शन एरिया कहते हैं। ये जो छेद है इसको हम क्रॉस सेक्शन एरिया कहते हैं। किसी भी चीज को, कोई भी तार है उसे बीच से काट दें और जो सरफेस हमें दिख रहा है वो उसका क्रॉस सेक्शन है। अब वो क्रॉस सेक्शन कैसा भी हो सकता है, अगर मान लो कि कोई ऐसे चौकोर पाइप है, चौकोर भी हो सकता है पाइप इस टाइप से, तो इसका जो क्रॉस सेक्शन होगा वो भी चौकोर होगा। तो इसका जब हम क्रॉस सेक्शन एरिया निकालेंगे तो इस स्क्वायर का, ये जो रेक्टेंगल जो भी है उसका एरिया देखेंगे। अगर ये गोल है तो यहाँ पे क्या है, सर्किल है, इस सर्किल का एरिया देखेंगे। तो सर्किल का एरिया जैसे तुम्हें पता है ये क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो इसका जो रेडियस होगा उसके हिसाब से इस क्रॉस सेक्शन का एरिया निकल जाएगा। अगर यहाँ पे इस साइड क्या हमें ए दिया है, ये स्क्वायर है, तो इस क्रॉस सेक्शन का एरिया होगा ए स्क्वायर। तो कभी भी ये देख लेना कि पाइप कैसा दिया है, स्क्वायर दिया है, रेक्टेंगल दिया है या गोल दिया है। अगर राउंड पाइप दिया है, सिलिंड्रिकल वायर दिया है, अब यहाँ पे हम चूंकि पानी के लिए हम पाइप का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन करंट के लिए हम वायर का इस्तेमाल करेंगे। करंट में हम आमतौर पर तार लगाते हैं, वायर लगाते हैं। तो अगर वायर सिलिंड्रिकल है तो उसका क्रॉस सेक्शन सर्किल होगा। अगर वायर क्यूबिकल है तो उसका क्रॉस सेक्शन क्यूब होगा। और अगर वो क्यूबिकल या क्यूबोइडल जो भी है, तो क्यूबोइडल होगा तो उसका क्रॉस सेक्शन रेक्टेंगल होगा, और क्यूबिकल होगा तो उसका क्रॉस सेक्शन क्यूब होगा। तो क्रॉस सेक्शन एरिया हम किसे कहते हैं, एक ये हो गया, इसे हम एक क्रॉस सेक्शन एरिया ए, और एक इसकी जो ओवरऑल लंबाई है, ये कितना लंबा है, उस पर हम उसको एल कहेंगे। तो इन तीन चीजों के ऊपर हमारा रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा। रेजिस्टेंस किन तीन चीजों पर डिपेंड करेगा, इन तीन चीजों पे। और कैसे डिपेंड करेगा कि रेजिस्टिविटी, जिस मटेरियल की रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी तो उसका रेजिस्टेंस जाहिर सी बात है ज्यादा ही होगा। अब वो मटेरियल उसी चीज का बना है, तार उसी मटेरियल का बना है। अगर हम कह रहे हैं कि एल्युमिनियम की रेजिस्टिविटी कॉपर से ज्यादा है, तो एल्युमिनियम का वैसा ही तार हूबहू, उतना ही लंबा उतना ही मोटा, कॉपर के हूबहू उतने ही लंबे उतने ही मोटे तार से एल्युमिनियम के तार का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा, क्योंकि एल्युमिनियम की खुद की रेजिस्टिविटी ज्यादा है, उसकी प्रॉपर्टी ज्यादा है। तो रेजिस्टिविटी जिसकी ज्यादा होगी, रेजिस्टेंस भी उसका ज्यादा होगा। यानी कि रेजिस्टिविटी से क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। रेजिस्टिविटी से कैसा होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक उसी प्रकार से अभी हमने देखा था कि एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया जितना छोटा होगा, जितना कम होगा, रेजिस्टेंस उतना ज्यादा होगा। और वैसे ही क्रॉस सेक्शन एरिया जितना ज्यादा होगा, रेजिस्टेंस उतना कम होगा। तो ये कैसे प्रोपोर्शनल हो गया, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। रेजिस्टिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्रॉस सेक्शन एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और जो वायर की लेंथ है उसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जैसे जैसे हम लेंथ बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे हम लेंथ घटाएंगे रेजिस्टेंस घटता जाएगा। तो इन तीनों चीजों पे कैसे डिपेंड करता है, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, रेजिस्टिविटी के, रो के। रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के, और रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली के लिए हम 1 अपॉन लगाते हैं, इनवर्सली के लिए क्या लगाते हैं, 1 अपॉन। तो एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। यानी कि एरिया जैसे जैसे हमें पता है, हमको अगर फ्रैक्शन के बारे में हम थोड़ा भी जानते हैं, तो फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर की वैल्यू जितनी बढ़ाएंगे, जो फ्रैक्शन है उसकी वैल्यू उतनी कम होती रहेगी। तो डिनोमिनेटर के हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है और न्यूमरेटर के हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसीलिए हम मैथमेटिकली ऐसे लिखते हैं हमेशा। तो इन तीनों इक्वेशनों को जब हम कंबाइन करते हैं, मिला देते हैं, तो हमें मिलता है R इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। रो और एल न्यूमरेटर है और ए डिनोमिनेटर है। ये जो है ये डिवाइड का सिंबल है बाई का। तो ये एक हमें ध्यान रखना है इक्वेशन कि R इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। जितने भी इक्वेशन मैंने पढ़ाए हैं वो आपको हमेशा ध्यान रखने हैं कि करंट क्या होता है, आई क्यू आई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी या क्यू इज इक्वल्स टू आई टी। उसको इधर उधर करके जो भी हम एक चीज से तीनों का मान निकालते रहेंगे। उसी प्रकार से मैंने आपको वोल्टेज के बारे में बताया था कि वोल्टेज क्या होता है, वोल्टेज होता है डब्ल्यू अपॉन क्यू। तो ये भी कितना वर्क डन किया है हमने किसी चार्ज को लाने के लिए, वो भी आपको हमेशा ध्यान रखना है। तीन हमने अभी तक देख लिए हैं, वोल्टेज के लिए, करंट के लिए और रेजिस्टेंस के लिए। अगर हम इतना समझ चुके हैं तो अब हम एक चीज देखने के लिए और रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के बारे में हम लोग ये सारा डिस्कस कर ही चुके हैं कि रेजिस्टेंस कहाँ पे डिपेंड करता है, शेप और साइज पे डिपेंड करता है कंडक्टर के और टाइप ऑफ मटेरियल। जबकि रेजिस्टिविटी केवल मटेरियल और उसके टेम्परेचर पे, टेम्परेचर पे अभी हम बात नहीं करेंगे। टेम्परेचर के घटने बढ़ने से मटेरियल की रेजिस्टिविटी भी घट बढ़ जाती है।
लेकिन आप लोगों के सिलेबस में भी, हाई स्कूल के सिलेबस में उतना है नहीं कि टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करती है। लेकिन आप लोग एक समझ के रखिए कि केवल कॉपर की रेजिस्टिविटी इतनी है, वो फिक्स नहीं है। अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा दें या टेम्परेचर को घटा दें तो रेजिस्टिविटी भी चेंज हो सकती है मटेरियल की। मटेरियल, अब चूंकि मैंने कहा कि रेजिस्टिविटी मटेरियल की प्रॉपर्टी है, तो उसके आधार पर, रेजिस्टिविटी के आधार पर हम मटेरियल को 3 ग्रुपों में बांट रहे हैं: कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर। कंडक्टर हम किसे कहते हैं? यानी कि जो करंट को कंडक्ट करेगा, जो करंट को जाने देगा, उसे हम कंडक्टर कहते हैं। सेमीकंडक्टर जो ठीक है, बीच का है, ना तो बहुत ज्यादा विरोध कर रहा है और ना ही बहुत आसानी से जाने दे रहा है। और इंसुलेटर जो करंट का एकदम विरोध कर रहे हैं, नहीं जाने दे रहे हैं, जैसे कि प्लास्टिक, लकड़ी, ये जितने भी होते हैं, ये इससे हम करंट को टच कर लेते हैं तो हमें करंट नहीं लगता है। लेकिन अगर हम वहीं पे कॉपर या एल्युमिनियम या लोहे की छड़ से कर हम किसी को टच करें तो ये सारे कंडक्टर हैं। आमतौर पर जितने मेटल हैं ये कंडक्टर हैं। तो अब यहाँ पे रेजिस्टिविटी को अगर हम देखें कि रेजिस्टिविटी कितनी होती है, तो इनकी जो कंडक्टर होते हैं, इनकी 10 टू द पावर -8, 10 टू द पावर -8 यानी कि 1/1 के आगे 8 जीरो। तो आप समझ सकते हो कि वैल्यू बहुत कम होगी, 0.000000001 या 6 जीरो के बाद 1। तो पॉइंट के बाद इतना कम इसकी रेजिस्टिविटी है और इसका वैल्यू क्या है? ओम मीटर। इसकी वैल्यू है ओम मीटर पे हम इसे नापते हैं, यानी कि कितना रेजिस्टिविटी मीटर पे, पर मीटर, या सॉरी मीटर वाइज कैसे हम उसको लेते हैं। तो इसके एग्जांपल है कंडक्टर के: गोल्ड, हमारा सोना, चांदी, कॉपर, एल्युमिनियम, ये सारे कंडक्टर। आमतौर पर जितने भी मेटल हैं वो कंडक्टर ही कहते हैं। उसके बाद आती है बात कि कंडक्टर से हमने देख लिया। सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर की जायज सी बात है कि रेजिस्टिविटी जो होगी वो कंडक्टर से तो थोड़ा ज्यादा होगी। तो यहाँ पर जैसे हमने कंडक्टर का देखा कि 10 टू द पावर -8, तो सेमीकंडक्टर का 10 टू द पावर -4 से लेकर 10 टू द पावर 4 ओम तक, ओम मीटर तक, यानी कि 0.0010001 से लेकर 10,000 तक, 10,000 ओम मीटर तक हम उसे सेमीकंडक्टर की क्लास में रखते हैं। और सेमीकंडक्टर के जो एग्जाम्पल हैं वो हैं सिलिकॉन। आजकल जो इलेक्ट्रॉनिक्स या जो भी हम मोबाइल वोबाइल, ये जितने भी चिप्स, आईसी वगैरह जिनकी भी बात करते हैं, ये सारे सेमीकंडक्टर के बने होते हैं। ये सारे सिलिकॉन या फिर जर्मेनियम, गैलियम, इस प्रकार के हम जो यूज करते हैं वो सारे सेमीकंडक्टर्स हैं। इसी के साथ अब हम तीसरे स्टेप पे देखते हैं कि जिनकी रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, यानी कि 10 टू द पावर 14 से लेकर 10 टू द पावर 18। अब यहाँ पे जहां पे हम डिनोमिनेटर में जीरो की बात कर रहे थे, अब यहाँ न्यूमिनेटर में उतने जीरो आ गए, तो यानी कि वैल्यू बहुत बड़ी है। 10 के आगे 14 जीरो, 1 के आगे 18 जीरो। तो इतने ओम मीटर जिसकी रेजिस्टिविटी होगी, उन्हें हम इंसुलेटर कहते हैं। उनका हम इंसुलेटर के रूप में इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो वुड हो, लकड़ी हो, प्लास्टिक हो, या पोर्सलिन, सिरामिक। हम जितने भी इलेक्ट्रिसिटी के फील्ड में टावरों में अगर हम देखते होंगे तो एक काला काला सा चक्का लगा होता है, तो वो सारे सिरामिक के बने होते हैं। क्योंकि हमें पोल को बचाना है। पोल, जो तारों से करंट आ रहा है वो पोल में नहीं आना चाहिए। हम देखते हैं ना, तो कि ऊपर से तो तार जा रहे हैं, उन पे करंट चल रहा है, बहुत हाई वोल्टेज पे करंट चल रहा है, और नीचे जो पोल है, पोल को हम छूते हैं तो उसमें हमें करंट नहीं लगता है। तो यानी कि पोल पे करंट आने से जो हमें बचाता है, उनके बीच में, तार और पोल के बीच में क्या है? इंसुलेटर है। तो वो इंसुलेटर हमें नहीं आने दे रहा है, करंट को तार से पोल में नहीं आने दे रहा है। तो उसके बीच हम, जो आपने देखा होगा काली काली डिस्क टाइप की लगी रहती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? इंसुलेटर, सिरामिक की बनी होती है। तो इसमें थोड़ा-सा हम रेजिस्टिविटी को, रेजिस्टेंस को अगर और समझना चाहें, तो ये जो है, ये क्रॉस सेक्शन एरिया है। मैंने बताया किसी भी वायर का ये जो है, ये क्रॉस सेक्शन एरिया है। तो ये चूंकि सर्किल है, तो यहाँ पे अगर एरिया निकालना हो तो पाई आर स्क्वायर से निकाल सकते हैं। अगर इसका रेडियस हमें पता हो, इसके सेंटर से ये जो दूरी है, अगर रेडियस हमें पता है, तो हम इसका एरिया निकाल सकते हैं। ये इसका यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका लेंथ हो गया, लंबाई। और ये रेजिस्टिविटी इस मटेरियल का गुण है। ये जो रेजिस्टिविटी है, ये इस मटेरियल की प्रॉपर्टी है। मटेरियल किस चीज का बना है? कॉपर की अलग होगी। ये आपकी किताब में पूरी लिस्ट दी हुई है, पूरा चार्ट दिया गया है कि किस मटेरियल की कितनी है। तो इसके अगर ये तीन चीजें हमें पता है, तो इस फॉर्मूले से R इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए वाले फॉर्मूले से हम किसी भी चीज का रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। अब हम बात करेंगे थोड़ा सा कि जब हम
सर्किट बनाते हैं, जब हम ड्रॉ करते हैं सर्किट, तो वहां पे कुछ सिंबलों का, बल्ब के लिए एकदम सुंदर वैसा बल्ब ही नहीं बनाएंगे, बैटरी के लिए पता लगा इतनी बड़ी बैटरी का बैठ के ड्राइंग बना रहे हैं, ऐसा नहीं। तो वहां पे हम क्या करेंगे कि कुछ सिंबल डिजिग्नेट किए गए हैं, कि उन सिंबलों से हम दिखाएंगे कि हम इलेक्ट्रिसिटी के इस चीज को हम दिखा रहे हैं। वहां पे उस सिंबल से हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पर ये स्विच है, यहाँ पे ये बैटरी है, यहाँ पर ये बल्ब है, कहाँ पे वोल्ट मीटर है, कहाँ पे एमीटर है, कहाँ पे फ्यूज है, कहाँ पे रेजिस्टेंस है। तो वो सारी चीजें हमें सिंबल से पता चल जाएंगी। तो उस सिंबल के लिए यहाँ पर इस चार्ट को, इसका चाहे आप स्क्रीनशॉट लेके रख लें और इसको आप देखें कि कैसे है। कनेक्टिंग लीड सीधे एक तार से, यानी कि जो तार जिससे हम जोड़ते हैं वो कनेक्टिंग लीड कहलाती है। मैंने अभी आपको पीछे बताया था कि एक सेल कहलाता है। सेल में दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो जो लंबा डंडा है, जिसका लंबा है ये पॉजिटिव है, और जिसका छोटा है वो नेगेटिव है। ऐसे बहुत सारे सेलों को जोड़कर हम बैटरी बना देते हैं। यहाँ पर ये बीच में डैश डैश यानी कि बीच में बहुत सारे सेल हैं। रेजिस्टर को हम ऐसे दिखाते हैं, ये रेजिस्टर है। रेजिस्टर यानी कि जिसमें रेजिस्टेंस होता है उसे हम रेजिस्टर कहते हैं। तो रेजिस्टेंस को हम आमतौर पर ऐसे भी दिखाते हैं, ऐसे भी रेजिस्टेंस दिखाते हैं। डीसी पावर सप्लाई, अब यहाँ पे जैसे सेल है तो ये भी एक पावर सप्लाई है, ये भी वोल्टेज दे रहा है। तो यहाँ पर प्लस माइनस ऐसे अलग अलग दिखा है और ऐसे प्लस माइनस दिखा है, तो ये डीसी पावर सप्लाई है। अगर कहीं पे हमने दो तारों को जोड़ दिया है जिसे जंक्शन कहते हैं, तो यहाँ पर ऐसे हम डॉट से दिखाते हैं। लेकिन अगर हमें नहीं जोड़ना है तो हम ऐसे जंपर, ऐसे ऊपर से ऐसे घुमा के दे देते हैं। तो यहाँ पर इसका मतलब ये, यहाँ पर तार ये जो है ये जुड़े नहीं है, यहाँ पर अलग अलग है। इसी प्रकार से अगर हमने एक गोला खींच के उसके बीच में क्रॉस कर दिया है, तो ये फिलामेंट लैंप, यानी कि जो बल्ब आते थे पुराने जमाने के वो हैं। वी लिखा है तो वोल्ट मीटर, ए लिखा है तो एम मीटर। वोल्ट मीटर वोल्टेज नापने के काम आता है, यानी कि कितना वोल्टेज है उसे नापते हैं वोल्ट मीटर से, और करंट जब नापते हैं उसे एमीटर से नापते हैं। इस प्रकार से हम स्विच बनाते हैं, यानी कि इसको जैसे हम टच करेंगे तो ये टच हो जाएगा यहाँ पर और कंडक्टर कनेक्शन पूरा हो जाएगा, तो स्विच ऑन हो जाएगा। अभी ये स्विच ऑफ है, अभी ये स्विच ऑफ है। अगर हम किसी के बीच ऐसे तीर का निशान लगा देते हैं तो इसका मतलब होता है कि हम उसे बदल सकते हैं, वेरिएबल है, उसका वैल्यू बदला जा सकता है। तो ये तीर का निशान से ये है कि वेरिएबल है, बदल रहे हैं। ये माइक्रोफोन है, ये लाउड स्पीकर है, ये एलईडी जिसे हम कहते हैं लाइट एमिटिंग डायोड। ये डायोड का है, इसमें दो तीर ऐसे आ रहे हैं, तो ये इससे ये क्या निकल रहा है, लाइट निकल रही है। ये नीचे का जो है वो तो डायोड है, और इससे ये दो तीर ये लगा दिए तो इसका मतलब लाइट निकल रही है। तो लाइट एमिटिंग डायोड है। कैसा डायोड है, लाइट एमिटिंग डायोड है। अब यहाँ पे आप देखें रजिस्टर में बीच में यहाँ पर कोई लाइन नहीं थी, लेकिन अगर इसके आसपास ये लाइन होगी तो ये फ्यूज है। यहाँ पर ये फ्यूज वायर है, ये अगर जल जाएगा तो ये टूट जाएगी वायर, तो डिस्कनेक्ट हो जाएगा। ये हमेशा अर्थ के लिए इस्तेमाल करते हैं, किसी भी चीज को हमने ग्राउंड करना है तो उसके लिए हम इस चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमने डीसी करंट के लिए प्लस और माइनस का इस्तेमाल किया था, वैसे ही हम एसी करंट के लिए इस प्रकार से एक चिन्ह लगाते हैं। एसी का मतलब होता है अल्टरनेटिंग, ये कभी इसमें फिक्स नहीं रहता है कि ये वाला टर्मिनल प्लस रहेगा और ये वाला माइनस रहेगा, ये बदलते रहता है। अब यहाँ पे सेल से के साथ इसको कंफ्यूज मत करना। सेल में देखिए कि एक बड़ा है एक छोटा है, लेकिन अगर दोनों बराबर हैं तो ये कैपेसिटर है। अगर ये दोनों बराबर हैं तो ये क्या है, कैपेसिटर है। अगर हम इसको ऐसे करके मिला रहे हैं तो ये इंडक्टर है। अब यहाँ पर देखिए घुमा रखा है, मैंने बताया रेजिस्टेंस में कैसे है, सीधे सीधे है। रेजिस्टेंस कैसे है, ऐसे करके ऐसे सीधे ऐसे, ये रेजिस्टेंस है। लेकिन इंडक्टर कैसे है, ऐसे घुमा के, ये इंडक्टर है। तो इंडक्टर और रेजिस्टेंस इन दोनों में फर्क करना है कि इसको रेजिस्टेंस ना समझे। थर्मिस्टर यानी कि जो टेम्परेचर लगा के जिसका रेजिस्टेंस बदल जाए वो थर्मिस्टर है। जिसके ऊपर लाइट पड़ के जो रेजिस्टेंस लाइट से एक्टिवेट हो जाए, जिसका रेजिस्टेंस बदल जाए लाइट, उसके ऊपर लाइट पड़ने से, तो वो लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर या एलडीआर कहते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा रोडों के किनारे कुछ लैंप लाल लाल बत्तियां सी लगी रहती हैं, तो वो क्या करती हैं कि दिन में तो नहीं जलती हैं लेकिन रात को जलती हैं। तो आप लोगों ने अगर इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ा होगा या सोचा होगा तो आपको पता चला होगा कि दिन के प्रकाश में जब उनके ऊपर लाइट पड़ती है तो वो नहीं जलते हैं, यानी कि उसके अंदर क्या है, एक एलडीआर लगा हुआ है। वो एलडीआर दिन में जब ऊपर से सूर्य की रोशनी पड़ रही है तो वो नहीं जल रहा है, और रात में जैसे ही ऊपर से सूर्य की रात में जब उसके ऊपर लाइट पड़नी बंद हो गई एलडीआर के ऊपर, तो उसका रेजिस्टेंस कम हो गया और वहां से करंट फ्लो होना शुरू हो गया और वो लाइटें जलने लगी, लाल लाइटें। तो आप क्या करना कि दिन में भी जाएंगे तो उसके ऊपर पांव रख देना तो वो जलने लगेंगे, यानी कि उसके ऊपर लाइट अगर आप बंद करेंगे तो वो जलने लगेंगी। इसी प्रकार से हम जब इक्वेशन लिखते हैं तो करंट के लिए आई का, और करंट को नापते हैं हम एम्पेयर में। करंट का जो यूनिट है वो है एम्पेयर, और एम्पेयर का सिंबल ए है, और इसको नापा जाता है एम्पेयर मीटर या एमीटर से।
ऐसे वोल्टेज के लिए हम U या V का इस्तेमाल करते हैं, इसका जो यूनिट है वो वोल्ट है, तो V का इस्तेमाल करते हैं, नापते हैं वोल्ट मीटर से। पावर के लिए हम P का, इसको नापते हैं वाट में, और वाट मीटर या पावर मीटर का इस्तेमाल करते हैं। रेजिस्टेंस को R कहते हैं, इसको नापते हैं हम ओम में, और सिंबल इसका ओमेगा है, और ओम मीटर से नापते हैं। ऐसे ही कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस के लिए C का, इसको नापते हैं फैराड में, और इसके लिए जो सिंबल हम यूज करते हैं F का, और कैपेसिटेंस मीटर से इसे नापते हैं। ऐसे इंडक्टेंस, इंडक्टेंस हेनरी में नापते हैं, और इंडक्टेंस मीटर से नापा जाता है। फ्रीक्वेंसी को हर्ट्ज में नापते हैं, और इसको ऑसिलोस्कोप से नापा जाता है। ठीक उसी प्रकार से पीरियड, पीरियड चूंकि टाइम का एक वैल्यू है, तो उसको सेकंड में नापेंगे, टाइम को सेकंड में, और इसको भी ऑसिलोस्कोप से नापते हैं। चार्ज, चार्ज का जो यूनिट है वो कूलम में हम देख चुके हैं, और इसको चार्ज मीटर से नापते हैं कि कितना चार्ज है। कंडक्टेंस, कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का उल्टा है, कि अगर जिसमें रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो कंडक्टेंस कम होगा, तो कंडक्टेंस को हम सीमेंस में नापते हैं, और इसको एस से, या फिर जैसे ओम का ओमेगा का मैंने चिन्ह बताया था, उसका उल्टा ऐसे करके उल्टा बना देंगे, ओमेगा के चिन्ह को उल्टा बना देंगे, तो ये कंडक्टेंस भी बन जाता है। इसे हम कंडक्टिविटी मीटर से नापते हैं। तो अब जहां हम इतना चीज देख चुके हैं, तो अब हम देखेंगे कि रेजिस्टेंस जिनके बारे में हमने बात करी है अभी, कि किसी भी कंडक्टर में उसके करंट को फ्लो होने के लिए जो रोकता है, उसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं, और इसी रेजिस्टेंस पे ही हम सारा चीज डिसिपिएट कराते हैं। इसी रेजिस्टेंस की वजह से ही हम किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को यूज कर पाते हैं। तो हम देखेंगे कि उन रेजिस्टेंसों को एक सर्किट में किस प्रकार से हम जोड़ सकते हैं। रेजिस्टेंसों को हम दो प्रकार से जोड़ सकते हैं, एक को हम सीरीज कहते हैं, और एक को हम पैरेलल कहते हैं। जहां पर दो या दो से ज्यादा, टू या मोर, कुछ भी, जितने भी हो सकते हैं, दो या दो से ज्यादा रेजिस्टेंस कैसे सीरीज में कैसे जोड़े जा सकते हैं, सीरीज में। सीरीज में कब जोड़ते हैं, जो इनके अक्रॉस, जैसे ये देख रही है एक, उसके आगे सीरीज में, सीरीज मतलब की श्रेणी, सीरीज ऐसे 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 जोड़ रखा है, सीरीज में, सारे सीरीज में जोड़ रखे हैं। तो ये इनके अक्रॉस अगर हम कोई भी बैटरी लगा दें, कोई वोल्टेज लगा दें, तो ये हमने कुछ सेल लगा देते हैं, 3 सेल लगा दिए, और यहाँ पर एक स्विच लगा देते हैं, ये स्विच लगा दिया, और ये सर्किट हो गया पूरा। अब हमारा सर्किट क्या हो गया, पूरा हो गया। तो इसके अक्रॉस हमने एक V वोल्टेज लगा दिया। ये क्या है, हमारा डीसी सप्लाई है, ये हमारा वोल्टेज दे रहा है, वोल्टेज सप्लाई करेगा। ये पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल है, तो इसका पोटेंशियल ज्यादा है, और यहाँ पर प्लस है मतलब पोटेंशियल ज्यादा है, माइनस है इसका मतलब पोटेंशियल कम है। तो इन दोनों पॉइंटों के बीच अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर और इस पॉइंट के बीच क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, वोल्टेज आ जाएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस होने से क्या होगा कि करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा, करंट यहाँ से यहाँ को फ्लो होना शुरू हो जाएगा। तो अब हम देखेंगे कि ये वोल्टेज चाहे कितना ही भी था, 1 2 3 4, 4 रेजिस्टेंस है, तो इन चारों रेजिस्टेंसों में ये वोल्टेज बढ़ जाएगा। वोल्टेज क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो सीरीज में क्या होता है कि अप्लाइड वोल्टेज इज डिवाइडेड अमंग कनेक्टेड रेजिस्टेंस। अप्लाइड जो वोल्टेज है, ये वोल्टेज R1 के इसके लिए तो पूरा नहीं है, R2 के लिए भी पूरा नहीं है, R3 के लिए भी पूरा नहीं है, R4 के लिए, चारों के लिए है। तो वो चारों आपस में इस वोल्टेज को क्या करेंगे, बांट लेंगे। लेकिन करंट क्या होगा, करंट, जो करंट यहां से फ्लो होगा, मान लो आई करंट है, तो इसमें से भी आई वही इसमें गया, वही इसमें गया, वही इसमें गया, यानी कि सब में करंट क्या होगा, बराबर होगा। अब सीरीज में जो सबसे बड़े समझने वाली बात है, वो यही चीज है कि करंट कितना होगा और वोल्टेज कितना होगा। वोल्टेज तो चारों में बटेगा, और करंट सब में बराबर होगा। तो करंट थ्रू ऑल रेजिस्टेंस रिमेन सेम, सारे करंट रेजिस्टेंसों में करंट जो है वो सेम रहेगा। लेकिन अब इसी चीज को हम दूसरे में देखते हैं कि इसी प्रकार से दो या दो से ज्यादा रेजिस्टेंसों को हम कैसे जोड़ सकते हैं, पैरेलल में जोड़ सकते हैं। एक तो हमने जोड़ा सीरीज में, और दूसरा हम देखेंगे कि पैरेलल में, हम पैरेलल में भी जोड़ सकते हैं। तो पैरेलल में होता क्या, देखो पैरेलल में कैसे जोड़ेंगे, ये सारे जोड़ दिए ऊपर से, और ये सारे जोड़ दिए नीचे से, ये सारे जोड़ दिए, तो ये सारे कैसे में जोड़े, पैरेलल में। अब हम इसके अक्रॉस यहां पर हम बैटरी लगा देते हैं, यहां पर हम बैटरी लगा देते हैं, और यहां पर चलो एक स्विच भी लगा देते हैं। ये लग गया एक स्विच। इस स्विच को जैसे ही हम ऑन करेंगे, तो अब यहां पर ये प्लस है, तो यहां से करंट जाना शुरू होगा। कितना करंट, वही आई करंट यहां से निकलेगा। तो अब आप यहाँ पे इस चित्र को ध्यान से देखें कि ये जो वोल्टेज है, यहाँ पर प्लस है, ये माइनस है, तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस है। यहाँ पर इस पॉइंट में और इस पॉइंट के बीच एक पोटेंशियल डिफरेंस आ गया है, कितना, V का। यहाँ पे कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, V का पोटेंशियल डिफरेंस है। तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है V, वो ये पॉइंट है, कनेक्टिंग लीड है, तो ये पॉइंट है, तो ये पॉइंट सेम पॉइंट है, यहाँ पे
ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम पॉइंट है, तो R1 के अक्रॉस अगर हम देखें तो R1 के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, वही भी है। सेम वही पॉइंट ये भी है, वही पॉइंट ये भी है। R2 के अक्रॉस कितना, उसके अक्रॉस भी V है। R3 भी वही पॉइंटों के बीच है, तो उसके पॉइंट भी पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंटों के बीच जो वोल्टेज है उसका डिफरेंस को पोटेंशियल डिफरेंस कह रहे हैं। तो वही R3 में भी है और वही R4 में भी है। तो पैरेलल में हमने देखा कि वोल्टेज चारों में समान है, वोल्टेज चारों में कितना है, V है। लेकिन अब बात करते हैं करंट की। तो करंट यहां से आया, यहां से करंट आया, यहां नीचे आया, यहां तक तो आया। अब यहां के बाद करंट क्या होगा कि कहां को सारा एक तरफ तो नहीं जा सकता है, करंट यहां पे बढ़ जाएगा। करंट कुछ यहां से आएगा, कुछ यहां से आएगा, कुछ यहां से आएगा और कुछ यहां से आएगा। यहां पर क्या होगा, करंट बढ़ जाएगा, I1, I2, I3 और इससे I4। ये चार भागों में ये I बटकर और यहां पर आकर यहां पर क्या होगा कि वापस चारों ये क्या करेंगे, मिल जाएंगे और मिलकर फिर यहां से I बन जाएगा। ये चारों मिलकर फिर यहां से उतना ही करंट, अगर ये जब जुड़ जाएगा तो उतना ही करंट यहां से ऐसे फ्लो होता रहेगा। तो सीरीज और पैरेलल में जो हमने बेसिकली दो डिफरेंस देखे हैं, क्या देखे हैं कि सीरीज में वोल्टेज डिवाइड होता है, यानी कि हर रेजिस्टेंस में वोल्टेज अलग अलग होगा, करंट सेम होगा। जबकि पैरेलल में वोल्टेज सेम होगा लेकिन करंट डिवाइड होगा, करंट अलग अलग होगा। तो आप इन दो बातों को बहुत ध्यान से समझें कि होता क्या है। अब क्योंकि इतने रेजिस्टेंस हैं, दो या दो से ज्यादा कितने भी रेजिस्टेंस हम रख सकते हैं, तो लेकिन हम उनको क्या हमेशा ही अलग अलग रख के हिसाब किताब लगाएंगे, हम हर एक का अलग अलग हिसाब नहीं लगाना अगर चाहते हैं तो हम सबको जोड़ के उनकी जगह पे एक रेजिस्टेंस भी रख सकते हैं। मान लो मेरे पास 10-10 के 5 नोट हैं, तो मैं हमेशा उसको 10-10 के 5 नोट ही समझूं या उसे 50 रुपए भी समझ सकता हूं। उन 10-10 के नोट को मिला के 5 नोट हैं, 10-10 के 5 नोट मिला दिए तो 50 रुपए हो गए। अब मान लो एक नोट 10 का है, एक नोट 20 का है, एक नोट 50 का है, तो मेरे पास 80 रुपए हैं। मैं एक साथ जोड़ के बोल रहा हूं ना कि मेरे पास 80 रुपए हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, सारे जितने भी रेजिस्टेंस हमने जोड़ रखे हैं सीरीज सर्किट में, उन सबको टोटल जोड़ के कितना रेजिस्टेंस है, जब हम इसके बारे में बात करते हैं तो उसे हम कहते हैं कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। उसे हम क्या कहेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दोनों कनेक्शनों का अलग अलग निकालेंगे। सीरीज का अलग निकालेंगे, पैरेलल का अलग तरीके से निकालेंगे। एक तरीके से क्योंकि दोनों का भाई कनेक्शन ही अलग अलग है। तो सीरीज का तो बहुत आसान है, सीरीज में एक के आगे एक के आगे एक रखा हुआ है, तो इसको हम सीधे जोड़ देते हैं। जैसा है जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, R1 को R1 की जगह और सीधे उनको जोड़ दो। जितने रेजिस्टेंस है सीरीज में है और सबको पैरेलली अलजेब्रिक सम कर दो, सबको जोड़ दो, तो हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिल जाता है। सीरीज का बहुत आसान है। लेकिन पैरेलल में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि पैरेलल में ऐसा नहीं होता है। पैरेलल में उनका हमेशा रेसिप्रोकल जोड़ा जाता है। आपने अगर छोटे क्लासों में 4-5 में मैथ में रेसिप्रोकल पढ़ा होगा, तो पैरेलल में हमेशा रेसिप्रोकल जोड़ा जाता है, यानी कि जो भी रेजिस्टेंस है तो उसका हम रेसिप्रोकल जोड़ते हैं। मान लो दो रेजिस्टेंस है, मान लिया हमने कि दो रेजिस्टेंस है, तो हमारा जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जिसे हम इक्यू आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू क्या आएगा, 1/R1 प्लस 1/R2। ये हमारे दो रेजिस्टेंस आएंगे। हमने दो रेजिस्टेंसों को किस में जोड़ा है, पैरेलल में जोड़ा है, R1 और R2। तो इसको अगर हम सॉल्व करें मैथमेटिक्स जैसे हम सॉल्व करते हैं तो कैसे आएगा, ये R2 इधर आ जाएगा प्लस R1/R1R2। अब बहुत समय क्या करते हैं बच्चे, ऐसा ही निकाल के कि भाई इतना ही निकाल के और इसको रख देते हैं, यही है R1+R2/R1R2। लेकिन आपको यहां भी देखना पड़ेगा कि ये भी रेसिप्रोकल है, जो इक्विवेलेंट है ये भी रेसिप्रोकल है। तो आर इक्विवेलेंट एक्चुअल में क्या होगा, इसको हम दोबारा उल्टा करेंगे। ये 1/R इक्विवेलेंट है, तो आर इक्विवेलेंट क्या होगा, R1/R2/R1+R2। तो इसको लास्ट में दोबारा ऑपोजिट करना, इसको हमेशा ध्यान रखें। ज्यादातर गलतियां यहीं पर होती हैं। हम लोग क्या करते हैं कि इक्विवेलेंट निकालने के चक्कर में उसको रेसिप्रोकलों को ऐड तो कर देते हैं, लेकिन उसका दोबारा रेसिप्रोकल नहीं करते हैं आंसर लिखने के लिए। आर इक्विवेलेंट लिखने के लिए आपने रेसिप्रोकलों को ऐड किया है, तो उसका जो ये है यहाँ पे भी तो 1/R इक्विवेलेंट है, ये भी तो रेसिप्रोकल है। तो आर इक्विवेलेंट अगर हमको निकालना है तो इसका भी रेसिप्रोकल करना है, इसको भी दोबारा चेंज करना है, इसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ऊपर नीचे करना है। तो ये इसका विशेष ध्यान रखेंगे तो आपका हमेशा सवाल सही आएगा कि आपको रेजिस्टेंस कैसे निकालना है।
अब हम एक एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं कि रेजिस्टेंस है, यहाँ पर 9 वोल्ट की एक बैटरी लगा रखी है और इतने रेजिस्टेंस, बहुत आसान है हमारे। अगर ये सर्किट को हम क्या कर सकते हैं कि इतना लंबा जो सर्किट है इसको हम केवल ऐसे बना सकते हैं, एक रेजिस्टेंस लगाएं और यहाँ पर बैटरी लगा दें सीधे, केवल एक रेजिस्टेंस। लेकिन वो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, ये बैटरी तो 9 वोल्ट की लगी है, लेकिन इस रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? अगर हम इस सर्किट को इस सर्किट में रिप्लेस करना चाहते हैं, इस सर्किट को अगर हम ऐसे बनाना चाहते हैं तो इसकी कितनी होनी चाहिए? तो इसका जो आर इक्विवेलेंट है, ये जो आर इक्विवेलेंट है, ये हमने देखा है कि ये सारे सीरीज में जुड़े हैं, तो सीरीज में जुड़े हैं तो सारे R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5 कर दो, 20 20 40 20 60 20 80 और 10 90। तो इसका जो आर इक्विवेलेंट आएगा वो आएगा 90 ओम। तो 90 ओम का अगर हम यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा दें तो इन दोनों सर्किटों में कोई फर्क नहीं है। तो सीधी सी बात है कि आर इक्विवेलेंट अगर हम निकाल रहे हैं तो बहुत आसान है। ऐसे ही हम किताब से कुछ क्वेश्चंस भी देख लेते हैं कि यहाँ पर है कि व्हाट इज द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट, सबसे ज्यादा और सबसे कम, दो प्रकार के रेजिस्टेंस बनाने हैं। कैसे बनाने हैं? एक तो हाईएस्ट बनाना है, सबसे ज्यादा कितना ज्यादा रेजिस्टेंस बन सकता है, और एक लोएस्ट कितना कम बन सकता है, टोटल रेजिस्टेंस बन सकता है। दैट कैन बी सिक्योर्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ 4 कॉइल्स। यहाँ पे 4 कॉइल है, 4 रेजिस्टेंस है, 4 ओम का, 8 ओम का, 12 ओम का और 24 ओम के, ये 4 है। तो इन चारों को हम कैसे जोड़ें कि हमें एक कंडीशन है, ए में हमें क्या चाहिए, हाईएस्ट चाहिए। कैसा चाहिए? हाईएस्ट चाहिए। तो हाईएस्ट हमेशा कैसे मिलेगा? हाईएस्ट हमेशा ध्यान रखो कैसे मिलेगा, सीरीज में मिलेगा। जब भी हमको रेजिस्टेंस बढ़ाना होगा, रेजिस्टेंस किसी में जोड़ के बढ़ाना है तो हम हमेशा सीरीज लगाएंगे, और अगर कम करना है रेजिस्टेंस तो हम हमेशा पैरेलल में लगाएंगे। ये दो बात आप मेरी ध्यान रख लो। तो हाईएस्ट कैसे होगा? हाईएस्ट के लिए हमें जोड़ना है बस, और कुछ नहीं करना है। तो जोड़ना कैसे, क्या क्या है? 4 है प्लस 8 प्लस 12 प्लस 24, ये सारे कैसे रहेंगे? सीरीज में रहेंगे। मान लो 4 ओम का, ये 8 ओम का, ये 12 ओम का और ये 24 ओम का, ये सीरीज में जोड़ दिया हमने। तो हमारा इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा? हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा? 8 4 12, 12 और 12 24, 24 और 24 48, 48 ओम। 8 4 12, 12 12 24, 24 एंड 24 48 ओम। तो हमारा जो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, हाईएस्ट रेजिस्टेंस हम कितना इससे ऑब्टेन कर सकते हैं? कितना हाईएस्ट रेजिस्टेंस ऑब्टेन कर सकते हैं इन चारों से? 48 ओम का। अब यहीं पे एक दूसरा क्वेश्चन भी दिया है बी, इसको चाहिए लोएस्ट भी चाहिए। इसको क्या चाहिए? लोएस्ट। तो लोएस्ट मैंने कैसे बताया? लोएस्ट प्राप्त करने के लिए क्या तरीका है? पैरेलल। लोएस्ट प्राप्त करने के लिए पैरेलल हमेशा। तो पैरेलल में हम अगर इन चारों को पैरेलल में जोड़ दें, 1 2 3 और 4, ये चारों किस में जुड़ गए? पैरेलल में जुड़ गए। ऐसे अगर हम जोड़ दिया तो पैरेलल में जुड़ गए। अब यहाँ पे हमको जो भी बैटरी लगानी है हम यहाँ पे लगा देंगे बैटरी, तो ये सब पैरेलल में जुड़ गए। और क्या क्या है? 4 8 12 और 24। अब इनका निकालना है हमने इक्विवेलेंट। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप बहुत ध्यान देना कि हमें क्या निकालना है? इक्विवेलेंट। तो इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे? 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट। आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू क्या होगा? क्या क्या है बोलो? 1 अपॉन 4 प्लस 1 अपॉन 8 प्लस 1 अपॉन 12 प्लस 1 अपॉन 24, ये 4 है। तो अगर आप लोगों को फ्रैक्शनों का जोड़ घटाना आता है तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एलसीएम क्या है। एलसीएम वैसे ही दिख रहा है कि 24 है, 24 में 4 का भी भाग जाता है, 8 का भी जाता है, 12 का भी जाता है, तो ये 24 ही एलसीएम होगा। अब 24 एलसीएम होगा तो 4 6 जा 24 यानी कि 6 प्लस 8 3 जा 24 यानी कि 3 प्लस 12 2 जा 24 यानी कि 2 और प्लस 24 1 जा 24 यानी कि 1। तो इज इक्वल्स टू क्या हो गया? 6 3 9 10 11 एंड 1 12 अपॉन 24। अगर इसको थोड़ा सा और सॉल्व करें तो 1 अपॉन 2। तो क्या ये आंसर हो गया? ना, ये आंसर नहीं हुआ। यहाँ पे देखें कि ये क्या है? 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट है। ये किसका वैल्यू है? 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट। तो इसीलिए मैंने कहा कि बच्चे ज्यादातर यहीं पे गलती करते हैं कि उन्होंने 1 अपॉन 2 निकाला, उन्होंने कहा भाई आंसर आ गया 1 अपॉन 2 ओम और आंसर लगाओ। नहीं, आर इक्विवेलेंट के लिए इसको दोबारा रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 2 ओम, 1 अपॉन 2 ओम नहीं 2 ओम। ठीक है, तो ये हमारा लोएस्ट जो हमने
रेजिस्टेंस हमें मिल सकता था वो हमें 2 ओम का मिल सकता था। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं कि हाउ कैन 3 रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टेंस 2, 3 एंड 6 बी कनेक्टेड टू गिव ए टोटल रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम एंड 1 ओम। अब हमें दो, एक तो 4 ओम चाहिए और एक 4 ओम चाहिए, और है हमारे पास ना तो 4 ओम है ना 1 ओम का रेजिस्टेंस है। हमारे पास किस किस के हैं? हमारे पास 2 ओम का रेजिस्टेंस है, 3 ओम का रेजिस्टेंस है और 6 ओम का रेजिस्टेंस है। तो हम कैसे कंबाइन कर कर हम इन्हें 4 ओम का बना सकते हैं या फिर 1 ओम का बना सकते हैं। तो इनके कॉम्बिनेशन कैसे बन सकते हैं बताओ। देखो, एक सबसे पहला तो क्या है, सीरीज में जोड़ दो। सबसे पहला कॉम्बिनेशन क्या है? सीरीज में जोड़ दो। ये कितने का है? 2 ओम का। ये कितने का है? 3 ओम का। ये कितने का है? 6 ओम का। तो टोटल कितना आ गया? 6 3 2 5 5 6 11 ओम। ये तो 11 ओम हो गया। अब हमें ना तो हमें 4 ओम चाहिए और 1 ओम चाहिए। 11 ओम का क्या करना है? तो अब थोड़ा दिमाग लगाओ, कैसे जोड़ सकते हैं? उन्होंने कहा हाँ जी, इनको हम अब ऐसा कर सकते हैं, पैरेलल में जोड़ देते हैं। इनको कैसे जोड़ देते हैं? पैरेलल में जोड़ देते हैं। ये हमने तीनों को पैरेलल में जोड़ दिया। कौन कौन है? 2, 3 और 6। 2, 3 और 6 को पैरेलल में जोड़ दिया तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आया? आर इक्विवेलेंट क्या आया? 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6 इज इक्वल टू, इन दोनों का, इन तीनों का ही 6 हो गया। तो 2 3 जा 6, 3 प्लस 3 2 जा 6, 2 प्लस 6 1 जा 6, 1। तो 3 2 5 प्लस 1 6/6 इज इक्वल टू 1। तो आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 का रेसिप्रोकल भी 1 ही होता है। तो आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 ओम आ गया। चलो, एक तो आ गया, बी वाला तो हो गया। बी वाले के लिए ये ऑप्शन सही हो गया कि हम तीनों को पैरेलल में जोड़ देंगे तो हमें 1 ओम का रेजिस्टेंस मिल जाएगा। लेकिन अब 4 ओम कहां से लाएं? 4 ओम ना तो सीरीज से जोड़ने से आया और ना ही पैरेलल जोड़ने से आया, और 4 ओम चाहिए हमें। तो हम कुछ और कॉम्बिनेशन ट्राई करेंगे। हम थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे और इन तीनों रेजिस्टेंसों के कुछ और कॉम्बिनेशन ट्राई करेंगे। देखो, हम क्या करते हैं कि 2 ओम वाले को तो ऐसे ही रहने देते हैं, 2 ओम वाले को तो ऐसे ही रहने देते हैं। लेकिन अब जो दो बचे हमारे, उन दोनों को आपस में पैरेलल में जोड़ देते हैं। देखो, ये कॉम्बिनेशन है नहीं, ये कॉम्बिनेशन संभव है। दिमाग लगाओ थोड़ा सा। ये 2 ओम है, ये 3 ओम हो गया और ये 6 ओम वाला हो गया। इनको हम ऐसे भी जोड़ सकते हैं। तो ऐसे जोड़ेंगे तो क्या होगा कि 2 वाला तो 2 ही रह जाएगा, 2 वाला तो 2 रह ही जाएगा, प्लस ये जो दो हैं ये दोनों पैरेलल में आ जाएंगे। ये दोनों को पैरेलल में इक्विवेलेंट कितना आएगा? इन दोनों के पैरेलल में इक्विवेलेंट ऐसे आएगा कि रेसिप्रोकल ऑफ इसका 1/3 प्लस 1/6। इनका जब हम रेसिप्रोकल करेंगे तो उसको हम जब 2 से जोड़ देंगे तो आ जाएगा। अब हम करके देखते हैं इसको। 2 प्लस 3 और 6 का एलसीएम भी 6 ही आएगा, और ये क्या आ जाएगा? 2 3 2 जा 6, 2 प्लस 1/6 का रेसिप्रोकल। इसका ध्यान रखना है कि इसका आपको रेसिप्रोकल करना है, ऐसे नहीं रख देना है। तो 3 ये आ जाएगा 3/6। तो इसका ध्यान रखना है कि रेसिप्रोकल होगा इसका। तो 2 प्लस 1 कितना हो गया? 3, 3/6, 3/6 यानी कि 1/2, और 1/2 का रेसिप्रोकल इज इक्वल टू 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4 ओम। इसका क्या हो गया? 4 ओम। तो देखो, हमने ऐसे कॉम्बिनेशन किया तो हमारा पहला वाला भी सॉल्व हो गया। ए वाला हम इस प्रकार से करेंगे कि 2 ओम वाले को ऐसे लगाएंगे और 3 ओम और 6 ओम वाले को पैरेलल में लगा देंगे 2 ओम के साथ सीरीज में। 2 ओम वाला किसके साथ? इनके साथ सीरीज में है, और 3 और 6 आपस में कैसे हैं? पैरेलल में। यानी कि हम केवल सीरीज और पैरेलल नहीं, इन दोनों को मिला के भी कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। कुछ को सीरीज में लगा लें, कुछ को पैरेलल में लगा लें। तो इस प्रकार से भी हम कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। इससे हमारी समझ में ये आया। दोस्तों, एक सवाल और देखते हैं कि एन इलेक्ट्रिक लैंप ऑफ 100 ओम, एक लैंप है जो कि जिसका रेजिस्टेंस है 100 ओम, और एक टोस्टर है, टोस्टर जो ब्रेड को हम टोस्ट करते हैं, कुरकुरा बनाते हैं जिससे, उसका रेजिस्टेंस है 50 ओम, और एक वाटर फिल्टर है जिसका रेजिस्टेंस है 500 ओम। यानी कि हमारे घर के 3 अप्लायंसेज हैं। एक लैंप है जिससे लाइट आती है, एक टोस्टर है और एक वाटर फिल्टर है। इन तीनों अप्लायंसेज का हमें रेजिस्टेंस दिया हुआ है। एक 100 ओम का है, एक 50 ओम का है और एक 500 ओम का है। आर कनेक्टेड इन पैरेलल, आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो घर के जितने भी हमारे अप्लायंसेज होते हैं वो पैरेलल में ही कनेक्ट किए जाते हैं। हमारे घर में जितने भी अप्लायंसेज इलेक्ट्रिकली हम यूज करते हैं वो सारे के सारे पैरेलल ही कनेक्टेड होते हैं। पैरेलल क्यों कनेक्ट होते हैं? अभी मैंने आपको बताया था कि पैरेलल कनेक्शन में ही वोल्टेज बराबर रहता है, और
हमारे घर के हर अप्लायंसेस को 220 वोल्ट, जो कि इलेक्ट्रिकल सप्लाई हमारे घरों में आती है फेस टू न्यूट्रल, 220 वोल्ट वो हर अप्लायंसेस को चाहिए। तो हर अप्लायंसेस को कैसे मिलेगी? जब हम सारे के सारों को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। अगर हमने सीरीज में कनेक्ट कर दिया तो किसी को ज्यादा मिलेगी, किसी को कम मिलेगी, और टोटल आके 220 होगा। अगर हमने 10 अप्लायंसेस लगा दिए और सारे बराबर रेजिस्टेंस के, तो पता लगा सबको 22 वोल्ट मिल रही, और तब टोटल आके 220। तो इसीलिए सीरीज में कनेक्ट नहीं करते हैं हम। कैसे कनेक्ट करते हैं? पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो किसी को कम वोल्टेज मिलेगी, किसी को ज्यादा वोल्टेज मिलेगी, और वो खराब हो जाएगा। उसी प्रकार से वो अपना आउटपुट भी पूरा नहीं दे पाएगा। तो हम घर में जितने भी अप्लायंसेस हैं, एक कॉमन क्वेश्चन आता है कि घर के अप्लायंसेस किस में कनेक्ट किए जाते हैं, तो वो पैरेलली कनेक्ट किए जाते हैं। और यहाँ पर भी हमने क्वेश्चन में भी देख रहे हैं कि वो पैरेलली कनेक्ट है। तो कैसे? 220 वोल्ट के सोर्स से पैरेलली कनेक्ट है तीनों चीजें। कौन कौन? इलेक्ट्रिक लैंप, एक टोस्टर और एक वाटर फिल्टर। अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक आयरन। एक इलेक्ट्रिक आयरन की रेजिस्टेंस पूछा है। इलेक्ट्रिक आयरन क्या? जो कपड़े प्रेस करने के लिए हम आयरन का यूज करते हैं, कि उसका रेजिस्टेंस कितना होगा इफ, कब कब कितना होगा? अगर इसमें एक कंडीशन दी है कि कनेक्टेड टू द सेम सोर्स, उसी दो सेम सोर्स, यानी कि वोल्टेज कितना है? 220 वोल्ट। सोर्स किसका होता है? वोल्टेज। सोर्स का क्या होता है? वोल्टेज। तो 220 वोल्ट का सेम सोर्स से कनेक्टेड है, दैट टेक्स एज मच करंट एज ऑल थ्री अप्लायंसेस। तो तीनों अप्लायंस मिलकर जितना करंट लेती हैं, वो अकेले उतना करंट लेता है। तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा? और इसके साथ साथ एक क्वेश्चन और पूछा है कि व्हाट इज द करंट थ्रू इट, उससे करंट कितना जाएगा। तो हम देखेंगे, हमारा सबसे पहला कंडीशन क्या है कि हमें ये तीनों कैसे ऐड किए हैं? तीनों पैरेलली ऐड किए हैं। तो ये मान लो 100 ओम का लैंप है, ये हमारा 50 ओम का टोस्टर है, और ये हमारा 500 ओम का क्या है? वाटर फिल्टर है। ये तीनों हमने कनेक्ट कर दिए हैं। कैसे? पैरेलली। वायर के बीच में कोई गैप नहीं रहेगा, वायर हमेशा कनेक्टेड रहेंगे। तो भले ही मेरे पेन से यहाँ पे कनेक्टेड नहीं हो रहे हो, लेकिन आप लोग ये समझेंगे कि ये तीनों आपस में कनेक्टेड हैं। गैप रहेगा तो फिर करंट कहाँ से फ्लो होगा? गैप में तो करंट फ्लो होगा ही नहीं, हवा में थोड़ी फ्लो होता है करंट। तो यहाँ पर हमने डीसी दिखा के दिया है, लेकिन एक्चुअल में घरों में क्या होती है? घरों में एसी आती है। घरों में क्या आती है? एसी आती है। तो हम यहाँ पर इसको ऐसे दिखा देंगे। अभी हमने देखा था एसी सोर्स कैसे आएगा, ऐसे। तो ये कितना है? 220 वोल्ट। ये 220 वोल्ट है, और यहाँ पर ये तीनों कनेक्टेड है। तो सबसे पहले हम जो काम करेंगे वो निकालेंगे कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है। किसका? वो जो प्रेस जो इन तीनों के बराबर होगा, इन तीनों की जगह पे एक रख दें। किसको? प्रेस को रख दें, आयरन को रख दें। तो उसका कैसे निकलेगा? वन अपॉन आर इक्विवेलेंट, जैसे हम निकालते हैं। वन अपॉन आर इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे? वन अपॉन एक 100 का है, प्लस वन अपॉन 50, और प्लस वन अपॉन 500। यहाँ पर आप लोगों को जो एल्जेब्रिक सम है, जो फ्रैक्शनों का जोड़ घटाना है, वो बहुत अच्छा आना चाहिए। मैथ में कोई कमी नहीं है। मैथ जब अच्छा होगा तभी साइंस भी अच्छा होगा। तो इसका एलसीएम भी 500 आ रहा है। 100 5 जा 500, प्लस 50 10 जा 500, प्लस 500 1 जा 500, यानी कि ये हो गया 16 अपॉन 500। तो क्या ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया? ना, ये नहीं आया अभी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे आएगा? जब इसका हम दोबारा रेसिप्रोकल करेंगे, यानी कि 500 अपॉन 16। अगर इसको हम रिड्यूस करें 4 से, तो 4 1 जा 4, बचा 1 10, 4 2 जा 8, बचा 2 20, और 4 5 जा 20 अपॉन 4 4 जा 16, 125 अपॉन 4 ओम। अगर इसको हम डेसिमल में निकालना चाहें तो इसका डेसिमल वैल्यू होगा 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, बचा 1 10, 4 2 जा 8, बचा 2 20, और 4 5 जा 20, 31.25 ओम। ये आर इक्विवेलेंट आ गया। अब ये पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया कि व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन। तो इलेक्ट्रिक आयरन का रेजिस्टेंस कितना है? इलेक्ट्रिक आयरन का रेजिस्टेंस है 31.25। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन इसने दिया है। इसने एक और क्वेश्चन दिया है कि अगर वो इलेक्ट्रिक आयरन सोर्स से जोड़ दी जाए, सेम सोर्स से 220 वोल्ट से, तो व्हाट इज द करंट थ्रू इट। अब वो करंट कितना लेगी? तो करंट इन तीनों के इक्विवेलेंट, यहां से जितना सोर्स करंट जितना जाएगा, यहाँ पे तो तीनों में अलग अलग करंट बढ़ रहा था, यहाँ पे कुछ बढ़ जाएगा, यहाँ पे कुछ बढ़ जाएगा, यहाँ पे कुछ बढ़ जाएगा, क्योंकि ये जो करंट जाएगा, ये मेन करंट, ये जो करंट है, ये करंट यहाँ से कुछ थोड़ा यहाँ से चला जाएगा, थोड़ा यहाँ से चला जाएगा, थोड़ा यहाँ से चला जाएगा, तो यहाँ पर बढ़ जाएगा। लेकिन अगर इसी की जगह पे अब हमने क्या करा है? अब हमने ये जो प्रेस हमने ली है आयरन, इसको हमने जोड़ दिया है 220 वोल्ट के सोर्स से। हमने इसको 220 वोल्ट के सोर्स से जोड़ दिया, और इसका रेजिस्टेंस हमने निकाल दिया है 31.25 ओम। ये रेजिस्टेंस आयरन का है। अब हमसे पूछा है कि इससे करंट क्या जा रही है। हमसे पूछा है क्या? आई, करंट कितनी जा रही है।
वोल्टेज हमें मिला है। अब यहाँ पे आप देखो V इज इक्वल्स टू 220 वोल्ट, R इज इक्वल्स टू 31.25 ओम और I पूछा है। तो आपको है कुछ रिकॉल करें कि हमने वी आई और आर के बीच कोई रिलेशन पढ़ा है? हाँ पढ़ा है, जिसे हम ओम्स लॉ जानते हैं। हम क्या जानते हैं? V इज इक्वल्स टू आई आर, एक रिलेशन पढ़ा ओम्स लॉ। तो इससे हम ये भी लिख सकते हैं कि I इज इक्वल्स टू V अपॉन आर, I इज इक्वल्स टू V अपॉन आर। तो I इज इक्वल्स टू V अपॉन आर, इस रिलेशन से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो I इज इक्वल्स टू V अपॉन आर, V है 220 वोल्ट अपॉन आर यानी कि 125 अपॉन 4, यानी कि मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा 4 अपॉन 125। इसको जैसे ही हम रिड्यूस करेंगे, अगर आप लोग कैलकुलेशन करेंगे 5 से इसको रिड्यूस करो, 5 4 जा 20 और 5 4 जा 20 इंटू 4 अपॉन 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25। इसको अगर आप सॉल्व करें तो 4 4 जा 16, कैरी 1, 4 4 जा 16, 117, 176 अपॉन 25 इज इक्वल्स टू 25 7 जा 175, 25 7 जा 175 होता है, बचा 1 तो पॉइंट लगा के 10 हुआ, तो 10 में भी नहीं किया 0 और 100, 25 4 जा 100, 7.404 एम्पियर। ये हमारा करंट हो गया। करंट किस में नापेंगे हम? एम्पियर में। एम्पियर को हम किससे दिखाते हैं? ए से, एम्पियर। और रेजिस्टेंस हमारा, ये हमारा पहले का इलेक्ट्रिक आयरन का रेजिस्टेंस और ये करंट थ्रू। तो इस प्रकार से हमने समझा कि किस प्रकार से हम करंट निकाल सकते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं और ओम्स लॉ का यूज कर सकते हैं। अब हम थोड़ा सा देखेंगे कि घरों में हम आमतौर पर जब भी हम किसी भी अप्लायंसेस का यूज करते हैं, जब भी हम घर में किसी भी अप्लायंसेस का, XYZ किसी भी अप्लायंस का यूज करते हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ हीट जनरेट होती है। अगर वह अप्लायंस हीट जनरेट करने के लिए ना भी तैयार किया गया है, मान लो हम मोबाइल को चार्ज करते हैं, तो आपने देखा होगा मोबाइल गर्म हो जाता है, तो वो हीट पैदा करने के लिए, वो खाना बनाने के लिए या पानी गर्म करने के लिए थोड़ी है मोबाइल, लेकिन न चाहते हुए भी हीट जनरेट होती है। यानी कि जहां भी करंट फ्लो करेगा, जहां भी करंट फ्लो करेगा, वो किसी रेजिस्टेंस के को क्रॉस करेगा, रेजिस्टेंस के ऑपोजिशन में करंट फ्लो होगा, तो वहां पर हीट जनरेट होगी। जैसे हम ऐसे हाथ घिसते हैं तो फ्रिक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है? फ्रिक्शन हो रहा है। तो एक रेजिस्टेंस है, जो फ्रिक्शन है वो रेजिस्टेंस है, वो हाथ को रोकना चाह रहा है, वो नहीं चाहने देना चाह रहा है, वो चाह रहा है कि हमारा हाथ ऐसे मूव ना करे। लेकिन फिर भी इसके अगेंस्ट, इसके ऑपोजिट जब हम हाथ को फोर्सफुली मूव कराते हैं, तो उसके कारण एक हीट जनरेट होती है। लेकिन कुछ अप्लायंसेस ऐसे भी हैं जिनको हमने हीट जनरेट करने के लिए ही तैयार किया है, यानी कि जैसे खाना बनाने के लिए हमें हीटर चाहिए, तो वो हीटर तो हीट जनरेट करने के लिए ही वो अप्लायंस तैयार हुआ है। पानी गर्म करने के लिए अगर सबमर्सिबल हमारा हीटर है, तो जिसे हम इमर्सन रॉड कहते हैं, तो वो हमारा हीट जनरेट करने के लिए ही तैयार किया गया है। तो इस प्रकार से कुछ अप्लायंसेस हम लोग हीट जनरेट करने के लिए ही तैयार करते हैं, और उसमें हम केवल इस प्रिंसिपल का यूज करते हैं कि रेजिस्टेंस के अक्रॉस जब करंट फ्लो होता है तो हीट जनरेट होती है। इसे हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट कहते हैं। हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट किसे कहते हैं? व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पास्ड थ्रू मटेरियल, जब किसी भी मटेरियल से इलेक्ट्रिक करंट पास्ड होती है तो इट विल डिस्चार्ज एनर्जी। अब इलेक्ट्रिकल क्या है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, ये एनर्जी का एक टाइप है। तो एनर्जी ना तो हम पैदा कर सकते हैं और ना ही खत्म कर सकते हैं, ये केवल कन्वर्ट होती है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। तो ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, ये हीट एनर्जी के रूप में कन्वर्ट हो जाती है, यहाँ पर डिस्चार्ज हो जाती है। तो द कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू हीट एनर्जी इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इसी प्रकार से इलेक्ट्रिक करंट का ये हीटिंग इफेक्ट कहलाता है। तो कहीं कहीं पर इसे लॉस ऑफ एनर्जी मानते हैं, जैसे मोबाइल के लिए के क्षेत्र में हम देखें तो वहां पे हमारी एनर्जी लॉस हो रही है, हमें हीटिंग चाहिए नहीं, मोबाइल गर्म होना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी अनवांटेड एक बल्ब हम लोग यूज करते हैं। आप कभी जाके बल्ब जल गया हो, वो करीब 10-15 मिनट बाद, आधा 1 घंटे बाद आप उस बल्ब को टच करें तो वो बल्ब गर्म लेगा आपको, चाहे वो एलईडी का बल्ब भी हो। पहले वाले बल्ब तो बहुत गर्म होते थे, जो पीले वाले अगर आप लोगों ने देखे होंगे फिलामेंट वाले, वो बहुत ज्यादा गर्म होते थे। लेकिन आज के एलईडी वाले कुछ इनमें लॉसेस कम किए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये गर्म होते ही हैं। तो ये लॉस ऑफ एनर्जी के रूप में हम इसे वहां पर कंसीडर करते हैं जहां पर हमें हीट चाहिए नहीं होती है। लेकिन कुछ अप्लायंसेस ऐसे भी होते हैं जहां हमें हीट ही चाहिए होती है, चाहे वो कपड़ा करने वाला प्रेस हो, कपड़े को जो हम प्रेस करते हैं आयरन, और पानी गर्म करने वाला इमर्सन रॉड, खाना बनाने के लिए हीटर। तो इस प्रकार से रूम हीटर हम लोग यूज करते हैं, और जब ठंडों के दिनों में हम सेकने के लिए, तो वहां पे हम इंटेंशनली, हम चाह के ही ऐसे अप्लायंसेस
डिजाइन करते हैं, ऐसे रेजिस्टेंस उस पर लगाते हैं जिसपे हीट डिसिपेट हो जाए, जहां पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए। तो इसके लिए हम देखेंगे कि आखिर ये अब कितना हीट एनर्जी कितनी कन्वर्ट होगी, कितना हीट निकलेगा। तो वो किस पे डिपेंड करेगा? जूल का एक नियम है। जूल एक वैज्ञानिक थे जिनके नाम पर हमने एनर्जी का यूनिट दिया। तो एनर्जी का हम यूनिट एक्चुअल में जूल ही देते हैं। क्या देते हैं? जूल। तो जूल के लिए हम उन्होंने एक नियम दिया है। क्या दिया है? ये हीट कितना होगा? हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। किसके? करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेकिन यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि करंट के कैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मैंने कहा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब तो होता है एक जब बढ़ता है तो दूसरा भी बढ़ता है। तो यानी कि एक को दुगुना कर दिया तो दूसरा भी दुगुना हो गया, एक को 4 गुना कर दिया तो दूसरा भी 4 गुना हो गया, एक को 5 गुना कर दिया तो दूसरा भी 5 गुना हो गया, यानी कि 5 टाइम्स हो गया। तो इस प्रकार से जब हम बढ़ता है तो इसे हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहते हैं। किस प्रकार से? लीनियरली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब यहाँ पे कैसा है देखो, लीनियरली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। लीनियरली मतलब ये अगर इसको हमने, ये मान लो इसकी क्वांटिटी थी 2 और इसकी क्वांटिटी थी 5, 2 को हमने दुगुना कर दिया, 4 कर दिया, तो 5 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, ये भी दुगुना हो जाएगा। ये लीनियरली प्रोपोर्शनल है। लेकिन यहाँ पे जो हीट है वो ध्यान देने वाली बात है कि करंट के लीनियरली प्रोपोर्शनल नहीं है, ये क्वाड्रेटिकली प्रोपोर्शनल है। यानी कि करंट को जब हम दुगुना करते हैं तो हीट जो है हमारी वो 4 गुना हो जाती है। करंट को जब हम 3 गुना करते हैं तो हीट हमारी 9 गुना हो जाती है, 9 टाइम्स। अगर करंट को हम 4 टाइम्स करें तो हीट हमारी 16 टाइम्स हो जाएगी। तो यानी कि क्या हो रहा है? क्वाड्रेटिकली, एक्सपोनेंशियली, स्क्वायर। तो H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, H किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा? H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I नहीं होकर H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर हो जाएगा। उसके अलावा यह किसके है कि वायर का जो रेजिस्टेंस है H रेजिस्टेंस पे भी डिपेंड करेगा। H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा? H इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। एंड कितनी देर के लिए हमने उस हीटर को चलाया है ये तो बात रहेगी, टाइम के तो प्रोपोर्शनल रहेगा ही रहेगा। तो इन तीनों इक्वेशनों को जब हम कंबाइन कर देंगे तो हमें ये इक्वेशन मिलता है H इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। H इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। इन तीनों इक्वेशनों को जब हम कंबाइन कर लेते हैं, H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R एंड H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। तो हमें मिलता है H इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। आई क्या है? जहां पर आई है करंट, इलेक्ट्रिसिटी, कितना करंट उससे पास हुआ है वायर से या उस अप्लायंसेस से। आर है हमारा रेजिस्टेंस उस कंडक्टर का जिस कंडक्टर से हम पास करा रहे हैं, और टी है हमारा कितना टाइम हमने उसको हीट जनरेट करने के लिए छोड़ा है। हमने मान लो सबमर्सिबल ऑन कर दिया, तो अगर हमने खाली ऑन किया और 10 सेकंड बाद उसको ऑफ कर दिया तो पानी गर्म हो जाएगा? उतना गर्म नहीं होगा। अगर आधे घंटे के लिए छोड़ दिया तो बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा। तो यानी कि टाइम पे डिपेंड करता है कि कितना गर्म होगा, हीट कितना होगा, वो टाइम पे डिपेंड करता है। तो इससे हमें फॉर्मूला मिलता है H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। अगर मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल कराऊं तो आपको ये समझना पड़ेगा कि H आई स्क्वायर आर टी तो है, लेकिन ये H एक प्रकार की एनर्जी है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है? कन्वर्ट हो रही है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस पे कन्वर्ट हो रही है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है हीट एनर्जी पे। तो एनर्जी और हीट के जो रिलेशन है, एनर्जी और हीट के बीच एक सॉरी एनर्जी और वर्क के बीच एक रिलेशन होता है, जो हमने 8th में पढ़ा होगा कि वर्क एनर्जी थ्योरम पे, कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो हम वर्क करते हैं वही वर्क उसमें एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है। जब हमने देखा था कि एक पत्थर को अगर हम छत पे ले जाएं तो छत में ले जाने में हमने उसमें कितना वर्क किया, वो वर्क उसमें एनर्जी के रूप में स्टोर हो गया, उसको हम पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। तो यानी कि वर्क डन इज इक्वल्स टू एनर्जी स्टोर। तो अब अगर हम यहां पे रिकॉल करें कि हमने वोल्टेज का एक फॉर्मूला देखा था। वोल्टेज क्या होता है? वोल्टेज इज वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए चार्ज। एक चार्ज को लाने में जो वर्क किया गया वही वोल्टेज के रूप में हमारा हुआ। तो इससे हम थोड़ा सा इसको मैथमेटिकली अगर सॉल्व करें तो इससे हमें समझ में आता है कि वर्क कितना है। वर्क इज इक्वल्स टू वी क्यू, और क्यू इज इक्वल्स टू क्या होता है? करंट के फॉर्मूले से अगर हमें मालूम हो तो आई करंट क्या होता है कि कितना चार्ज कितने टाइम पे, आई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी, कितना चार्ज कितने टाइम पे फ्लो हुआ है। तो इसको अगर हम चेंज करें तो क्यू इज इक्वल्स टू आई टी। हमने आई इसके करंट के लिए देखा था कि आई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। तो इससे हम देखें तो क्यू इज इक्वल्स टू आई टी। इस क्यू इज इक्वल्स टू आई टी को अगर हम यहां पे पुट कर दें तो वी आई टी, ये वर्क हमारा कितना हो गया? वी आई टी। और यही वर्क हमारा
हीट एनर्जी के रूप में कन्वर्ट होगा, H इज इक्वल टू VIT। अब आप देखो, अब आप देखेंगे आपको लगेगा कि यार सर क्या पढ़ा रहे हैं, यहाँ पे पढ़ा रहे हैं H इज इक्वल टू I²RT और यहाँ पे पढ़ा रहे हैं H इज इक्वल टू VIT। ये दोनों ही सही है, H इज इक्वल टू I²RT भी होता है, H इज इक्वल टू VIT भी होता है। ये कैसे सही होंगे? ये सही होंगे ओम्स लॉ से। ओम्स लॉ हमने पढ़ा है, ओम्स लॉ क्या है? V इज इक्वल टू IR। तो V इज इक्वल टू IR में हम V का वैल्यू हमेशा IR रख सकते हैं, I का वैल्यू हमेशा V अपॉन R रख सकते हैं और R का वैल्यू हमेशा क्या रख सकते हैं? V अपॉन I। I का वैल्यू V अपॉन R, R का वैल्यू V अपॉन I और V का वैल्यू IR, ये हम कभी भी पुट कर सकते हैं ओम्स लॉ के हिसाब से, जब तक कि हम रेजिस्टेंस को कांस्टेंट मान रहे हैं। कहीं कहीं पे रेजिस्टेंस भी वेरी करते हैं, जैसे हमने वेरिएबल रेजिस्टेंस के में देखा है, या अभी पीछे सिंबल्स में मैं जब आपको बता रहा था कि एक तीर का निशान जहां लगा हो तो उसे हम वेरिएबल कहते हैं। तो रेजिस्टेंस को भी वेरी किया जा सकता है, लेकिन अगर रेजिस्टेंस हमारा कांस्टेंट है तो वहां पर ओम्स लॉ लगेगा। अगर रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं है तो वहां पे ओम्स लॉ भी नहीं लगेगा। तो इसीलिए इसी प्रकार से हम इसको एक प्रकार से क्या रख सकते हैं, V की जगह जब हम IR रख देंगे, V इक्वल टू IR, ओम्स का नियम हमने पढ़ा है, तो IR रख देंगे तो 2 I हो जाएंगे, एक I तो पहले से है, तो I²RT ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा जो ये है, I²RT, V की जगह IR रखने पर। और अगर हम यहाँ पे I की जगह V अपॉन R रख दें, I की जगह V अपॉन R भी रख सकते हैं, तो यही H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V तो एक पहले से है तो V² अपॉन RT हो जाएगा, V² अपॉन RT। और ये भी सही फॉर्मूला, ये तीनों ही फॉर्मूले 1, 2 और ये जो है, ये तीनों ही फॉर्मूले H इज इक्वल टू I²RT, ये तीनों ही फॉर्मूले सही हैं। इन तीनों में से कोई भी गलत नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना कभी भी, ठीक है। तो अब हम घरों में कैसे यूज करते हैं इस इलेक्ट्रिक का जो हीट कन्वर्जन है, इलेक्ट्रिक एनर्जी जो हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है, हमने देखा है कि घरों में कैसे इलेक्ट्रिक बल्ब जो पुराने आते थे बहुत गर्म हो जाते थे, घरों में हेलोजन लगाते हैं, रूम हीटर लगाते हैं, उसका हम यूज करते हैं। हम खाना बनाने के लिए हीटर लगाते हैं, उसका यूज करते हैं। इमर्शन रॉड लगाते हैं, उसमें यूज करते हैं हीट एनर्जी कन्वर्जन का। या फिर जो कपड़ों में प्रेस करते हैं तो आयरन जो यूज करते हैं उसका यूज करते हैं। अब यहाँ पे कॉमन सेंस वाली बात देखो, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ कि मान लो घरों में हम कैसे यूज करते हैं एक हीटर का। मान लो हम पानी गर्म करना है, हमें क्या करना है, पानी गर्म करना है। ये बाल्टी है आपकी और इसमें पानी है, इसमें हम क्या डालेंगे, इमर्शन जो हमारी रॉड होती है, ऐसी होती है ना इमर्शन रॉड, ऐसे। तो क्या ऐसे डाल के हमारा हो जाता है, पानी गर्म हो जाता है? उसको क्या करना पड़ता है, इसको हमें लगाना पड़ता है। कहाँ लगाना पड़ता है? एक सॉकेट होता है इलेक्ट्रिसिटी का, ऐसे करके, और ये स्विच होता है इसके बगल में, देखा हो आपने, सब देखा है घर में, ये सब देखा है। तो इस वायर को हम, इस प्लग को, इस टॉप को इसके ऊपर लगा देते हैं और जब हम स्विच को ऑन करते हैं उसके बाद पानी गर्म होता है। अब होता क्या है कि वोल्टेज हमने दिया, देखिए क्या दिया, सप्लाई दे दी, पावर सप्लाई दे दी। ये प्लग को लगाने का क्या मतलब, पावर सप्लाई जब हमने दे दी, वोल्टेज मिल गया हमें। ये कितना मिला, 220 वोल्ट वोल्टेज मिल गया और करंट हमारा यहां से फ्लो होना शुरू हो गया। जो भी ये करंट है, आई करंट फ्लो होना शुरू हो गया और इस करंट यहाँ पे, इस करंट फ्लो होने के कारण हीट जनरेट हुई। क्या हुई? हीट जनरेट हुई इसका। अब यहां पे हम देखें कि अगर आप ध्यान से देखें और समझें बात, तो जो हीट जनरेट हुई वो यहीं पे हुई। हमारा जो गर्म हुआ वो हीटर यहीं पर गर्म हुआ, ये हीटर गर्म हुआ। ये वायर तो गर्म नहीं हुआ, ये जो इतना लंबा यहां से यहां तक आया था, यहां से यहां तक, ये वायर गर्म नहीं होता है, या होता भी है तो बहुत हल्का गर्म होता है, उतना गर्म नहीं होता जितना पानी गर्म हो जाता है। तो यहां से यहां तक उसी वोल्टेज के अक्रॉस वही करंट कैरी कर रहा है, तो यहां पर नहीं हुआ और यहां पर गर्म हो गया, ऐसा क्यों? तो इसको आप समझें कि ये जो हीटर की जो कॉइल है, ये जो हीटर के अंदर जो तार है, वो तार बना है आपका नाइक्रोम का। किसका बना है? नाइक्रोम। ये निकल और क्रोमियम का एक एलॉय है और इसका रेजिस्टेंस जो है वो बहुत ज्यादा है, हाई रेजिस्टेंस। नाइक्रोम का रेजिस्टेंस क्या है? हाई रेजिस्टेंस है। और ये वाला जो जो तार हमने प्लग में लगाया, ये तार किसका बना हुआ है? ये तार बना हुआ है कॉपर का। ये तार बना हुआ है कॉपर का। और कॉपर का रेजिस्टेंस क्या है? कॉपर का रेजिस्टेंस बहुत कम है, लो रेजिस्टेंस। कॉपर का रेजिस्टेंस बहुत कम है और निक्रोम का रेजिस्टेंस ज्यादा है। और हीट का हमने फॉर्मूला पढ़ा है, H इज इक्वल टू I²RT, यानी कि किस पे डिपेंड करेगा? रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेगा। अब यहां पे हम वोल्टेज वाला फॉर्मूला क्यों नहीं ले रहे हैं, जिस फॉर्मूले में वोल्टेज है वो वाला फॉर्मूला क्यों नहीं ले रहे हैं? क्योंकि वोल्टेज हमारा हमेशा कांस्टेंट रहता है, घर में 220 वोल्ट आती है, वोल्टेज बदलती नहीं है, इसीलिए हम वोल्टेज को कांस्टेंट मान के उसको छोड़ देते हैं और बाकी करंट और रेजिस्टेंस ये हमारे इक्विपमेंट पे बदलते रहते हैं, तो इसीलिए हम ये वाला फॉर्मूला ज्यादा यूज करते हैं। तो H इज इक्वल टू I²RT।
करंट जितना इस तार से जा रहा है उतना ही यहाँ भी जा रहा है, करंट तो उतना ही है, करंट तो अलग नहीं है, क्योंकि ये तार और ये पैरेलल में तो नहीं है ना, तार सीरीज में है बिल्कुल, ऐसे करके ऐसे करंट आया और दूसरे तार से चला गया, दो तार होते हैं इसमें, एक तार से आता है और दूसरे तार से चला गया, तो आई उतना ही है। और फर्क कहाँ पे है, आर पे है, फर्क है रेजिस्टेंस पे। तो इसका रेजिस्टेंस ज्यादा है तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो हीट भी ज्यादा होगी, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका रेजिस्टेंस कम है तो यहाँ हीट भी कम होगी, यानी कि तार कम गर्म होगा और पानी ज्यादा गर्म होगा, इस हीटर की वजह से ये वाला हीटर ज्यादा गर्म होगा। तो अब आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से हम इनका यूज करते हैं। इसके अलावा एक चीज और है, इलेक्ट्रिक पावर। अब पावर क्या है, पावर इज द रेट एट विच वर्क इज डन। पावर क्या है, वह रेट है जिसमें कार्य किया गया है, काम कितनी जल्दी या कितने धीरे, किस टाइम पे वह काम पूरा हुआ, उसी को हम पावर कहते हैं। तो पावर इज इक्वल्स टू, और वर्क क्या है, वर्क एनर्जी है, वर्क ही एनर्जी है, तो पावर इज इक्वल्स टू वर्क या फिर एनर्जी, वर्क अपॉन टाइम कह लो, रेट एट विच वर्क इज डन, या एनर्जी अपॉन टाइम, कुछ भी कह लो। तो वर्क क्या है, अब हमने ये देख लिया था कि वर्क कितना है हमारा, वर्क है हमारा वी क्यू, वी क्यू अपॉन टाइम। अब वी क्यू को हम क्या लिख सकते हैं, वी आई टी, क्यू इज इक्वल टू आई टी से अपॉन टाइम, तो टाइम से टाइम कैंसिल हो गया, ये आ गया वी आई। पावर इज इक्वल टू क्या आ गया, वी आई, पी इज इक्वल टू वी आई। अब इसको भी ओम्स लॉ से हम तीन प्रकार से लिख सकते हैं। अगर हम वी की जगह आई आर लिखें, वी की जगह आई आर लिखें तो ये हो जाएगा आई स्क्वायर आर। अगर हम आई की जगह क्या लिख सकते हैं, आई की जगह हम वी अपॉन आर लिख सकते हैं, तो वी स्क्वायर अपॉन आर, ये तीनों ही पावर के फॉर्मूले हो जाएंगे। तो इलेक्ट्रिक पावर को भी हम तीन प्रकार से लिख सकते हैं, जैसे हमने हीट के एनर्जी के रूप देखा था, इन सबको आगे टी लगा देंगे, तो जैसे ई एनर्जी जो भी है ये क्या हो जाएगा, पी इंटू टी, पी इंटू टी, ये पी है तो वी आई टी आई स्क्वायर आर टी या वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी, तो ये हमारी एनर्जी निकल जाएगी। इसको आप कभी भी कंफ्यूज ना है, ये तीनों फॉर्मूलों को पैरेलली समझे, जहां जो दिया है हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जहां पे जैसा मिला है वैसे ही हम उसको सॉल्व करेंगे। अगर वोल्टेज और करंट दिया है तो वी आई लगाएंगे, करंट और रेजिस्टेंस हमारे पास उपलब्ध है तो हम आई स्क्वायर आर लगाएंगे, और वोल्टेज और रेजिस्टेंस उपलब्ध है तो हम वी स्क्वायर अपॉन आर लगाएंगे। तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों अब हम वीडियो के एंड में आ चुके हैं, और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने परिवार वालों के मोबाइल से भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्रिप्शन मोटिवेट करता है हमें और ऐसे वीडियो बनाने के लिए। अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर करें। धन्यवाद।